Jai Hind, all my dedicated India aspirants, gentlemen cadets in making, fire arts, and all my dear students. I really welcome you all for the amazing session of today. And this session we are considering a very comeback session in which we all are going to come back in a very good manner. अभी तक आपने देखा होगा हमारी जियोमॉर्फोलॉजी पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई है. प्रॉपर हमने क्या करा है, प्रैक्टिस सेशन लगाए हैं, प्रॉपर कंसेप्ट वाले सेशन लगाए हैं, एनडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें हैं, साथ में सीडीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें. यहाँ पर जियोमॉर्फोलॉजी खत्म करने के बाद एक ऐसा टॉपिक जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक्साइटिंग तो है, सबसे ज्यादा मजा इसी को पढ़ने में आता है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट जो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है सवाल की यहाँ से बहुत ज्यादा बढ़ रही है. अभी आप हाल फिलहाल में देखोगे क्लाइमेटोलॉजी जो कि एक ज्योग्राफी का पार्ट है, फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है. 3 पार्ट होते हैं, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी एंड ओशिनोग्राफी. जो दूसरा वाला क्लाइमेटोलॉजी पार्ट है जिसमें हम लोग एटमॉस्फेयर के बारे में जानते हैं और उसमें हो रहे फेनोमेना और प्रोसेस के बारे में जानते हैं. यहाँ से एनडीए जीएटी जहाँ पर एक सवाल 4 मार्क्स का होता है, वहां पर यहाँ पर आपको 7 से 8 सवाल देखने को मिल रहे हैं अभी के हिसाब से, ठीक है. एटलीस्ट आपको 6 से 7 सवाल तो मतलब दिखेंगे ही दिखेंगे. और लास्ट से मैं आपको एक एग्जैक्टली बता दे रहा हूँ कि पिछली बार से एग्जैक्ट सेम सवाल हमारे सेशन से आ रहे हैं. लास्ट टाइम भी मैंने बोला था क्लाइमेटोलॉजी छोड़कर मत जाना, बढ़िया तरीके से पढ़ाई भी थी. इस बार और एडिशनल कंटेंट ऐड करके वन ऑफ द बेस्ट मटेरियल, वन ऑफ द बेस्ट एक्सप्लेनेशन एंड विद वन ऑफ द बेस्ट माइंडसेट आई एम हियर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू ऑल ऑन योर स्क्रीन गाइस. Gentlemen, you have got a very good golden chance to come back stronger with me, ठीक है. If you want this uniform, then be ready to fight, ठीक है. बिल्कुल मान रहा हूँ कि जो टॉपिक्स हमने यहाँ पर ले रखे हैं, कौन कौन से टॉपिक ले रखे हैं, जैसे आप देखोगे गैसेस, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स, ये 3 पिलर्स होते हैं एटमॉस्फेयर के, लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, इंसुलेशन, टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर बेल्ट. आपको लग रहा होगा कि ऊपर से यार ये क्या ही है, इनका मतलब तो वैसे ही समझ में आ रहा है, बट मगर एक बात बता रहा हूँ, इसके अंदर जो कंटेंट आपको, यदि जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी, एनडीए, आपको एक बढ़िया लेवल का कंटेंट पता होना चाहिए, एक बढ़िया लेवल की इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए. इसको जानने के लिए एक बढ़िया लेवल का कंटेंट आपके दिमाग में मुझे डालना पड़ेगा. मान रहा हूँ कि कंटेंट हाई लेवल का होगा, बट द सेशन इज गोइंग टू बी रियली अमेजिंग. द सेशन इज गोइंग टू फिल्ड विद द फायर एंड जेस्ट एंड एंथुसियाज्म, ठीक है. आप सभी को पता है यार, अपना जो स्टडी मटेरियल होता है, ठीक है, उसमें भी वी ट्राई टू बी द एक्सेप्शन, ठीक है. जो पूरा एनडीए का कोचिंग चल रहा है उसमें वी ट्राई टू गिव यू द टॉप नॉच कंटेंट, यू नो द वे ऑफ प्रेजेंटेशन. मेरा मतलब ये नहीं होता है कि यहाँ पर आए और पढ़ाकर चले गए. वी आर गोइंग टू फॉलो द डायरेक्ट वे. डायरेक्ट वे का मतलब होता है जस्ट डायरेक्टली आपको बता दिया कि भाई ये कर ले, ठीक है, जादू की छड़ी ये रख ले, बस ये कर ले, इस तरीके से ये चीज को हैक करी जाती है. दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर डूइंग. इरेडिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज, भैया ज्योग्राफी है, ठीक है. मैं तो कॉमर्स बैकग्राउंड से आता हूँ, मैंने तो पीसीएम लिया है, मैंने तो पीसीबी लिया है, ज्योग्राफी से कोई लेना देना नहीं है, ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से मैं नहीं आता हूँ. अरे अब ऐसा कुछ भी नहीं है. इट डजंट मैटर वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम, बट वेयर यू वांट टू गो दैट मैटर्स अ लॉट. कुछ टिप्स, कुछ नहीं, बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा. बढ़िया लेवल के यहाँ पर प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे. वन ऑफ द बेस्ट लेवल के क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यहाँ पर. और आखिरी में जब आप सेशन खत्म करोगे ना, यहाँ पर जैसे आपको ये दिख रहा है फ्लैग, ठीक है, यहाँ पर जो पीछे बैकग्राउंड में भी आपको इंडिया का फ्लैग दिख रहा होगा, बढ़िया ट्राई कलर फ्लैग, एकदम ऐसा वाला आपको सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट आएगा कि वी हैव डन समथिंग, ठीक है. अंदर से ऐसा महसूस होगा कि आने वाले एग्जाम में 2 सेशन में अपन क्लाइमेटोलॉजी ओवर करेंगे. पहले वाले सेशन में मानकर चलो आपके 3 सवाल हो गए, दूसरे वाले सेशन में 3 सवाल हो गए, बात खत्म, ठीक है. चलो आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को. तो यहाँ पर देखिए ये है अपना प्यारा सा एटमॉस्फेयर, ठीक है. दिस इज अवर वंडरफुल एटमॉस्फेयर जहां पर अपन चैन की सांस लेते हैं, ठीक है. अब ये जो एटमॉस्फेयर है ये किस तरीके का है, देखो एक बेसिक इमेजिनेशन होता है सभी का. वो इमेजिनेशन एक स्टैंडर्ड इमेजिनेशन बनाओ. कैसे? जैसे कि ये है अर्थ, हाँ जी सर ये अर्थ है, इसको अराउंड आप एक काम करो, गैसेस लाकर रख दो, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके पूरा सर्कल कर दो. ऐसा करके पूरा सर्कुलरली आपने उसको कवर कर दिया, मतलब आपने एनवेलप बना दिया, आपने उसको पूरा कवर कर दिया, आपने उसके ऊपर एक ब्लैंकेट डाल दिया. मतलब समझना, आप इसको सर्कल मत समझो, आप इसको स्फीयर समझो, ठीक है. आप इसको क्या समझो, एक बॉल समझो, आप फुटबॉल समझो. उस फुटबॉल को पूरी तरफ से हर डायमेंशन से आपने क्या कर दिया, कवर कर दिया. अब उसी तरीके से जो हमारी पृथ्वी है, अर्थ है, गोला है, पीके देखी होगी आपने, ठीक है. इस गोले का रिमोट, उसके बारे में बात नहीं करेंगे, मगर इस पर्टिकुलर चीज को जो कवर कर रहे हैं, दीज आर द गैसेस, ठीक है. सो दिस इज द स्फीयर ऑफ द गैसेस एंड द स्फीयर ऑफ द गैस दैट एनवेलप्स द अर्थ, मतलब जो कि अर्थ को कवर करता है, इसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर. द एटमॉस्फेयर इज नथिंग बट द स्फीयर ऑफ द गैसेस, इट एनवेलप्स द अर्थ अराउंड, ठीक है. जो अब आपको पता है एटमॉस्फेयर इज ऑल अबाउट एयर, ठीक है. एयर के बारे में बात करते हैं, हवा 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 अपन बोलते हैं ना, सांस चाहिए हमको, सांस चाहिए. तो भाई एयर एक इंटीग्रल पार्ट है हमारे अर्थ के मास का,
ठीक है, अर्थ के एटमॉस्फेयर का सबसे इंटीग्रल ये पार्ट है, और 99% ऑफ द टोटल मास ऑफ द एटमॉस्फेयर इज कन्फाइंड टू द हाइट ऑफ 32 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। इसका मतलब क्या है कि ये जो अर्थ सरफेस है, आप इसकी हाइट बढ़ाते जा रहे हो। मैं जूम करके एक बार बता देता हूं आपको, ये आप हाइट बढ़ाते जा रहे हो, ऊपर 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 ऊपर। अब आप बोलोगे यहाँ रुक जा भाई, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हो गया 32 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि 32 किलोमीटर तक आपका 99% एटमॉस्फेयर कवर हो जाता है, बचा हुआ जो 1% है ना, वो फिर ऊपर है। समझ में आया? तो 99% ऑफ द एटमॉस्फेयर जो अर्थ का सरफेस है वहां से 32 किलोमीटर ऊपर तक पाया जाता है, उसके बाद फिर बचा हुआ, ठीक है, तो ज्यादा एटमॉस्फेयर अर्थ सरफेस के करीब है। तो एकदम बेसिक से पढ़ रहा है ना अपन, एकदम बेसिक से पढ़ रहे हैं, तो भाई क्यों ना मैं आपको एयर का मतलब भी बता दूं। एयर एक कलरलेस, ओडरलेस मतलब स्मेल नहीं आती है, कलरलेस मतलब इसका कलर नहीं है, रंग नहीं है, ठीक है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, कभी भी ये जो हवा है बहती है, व्हेन इट ब्लोस, इसको बोलने लगते हैं हम लोग विंड। कुछ फैक्ट्स हैं आपके दिमाग में, पता होना चाहिए, आप इतना करते रहते हो ना, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। कोविड आया था तो यही चीज मतलब कितनी मतलब महंगी बन गई थी ऑक्सीजन, ठीक है, इवन गोल्ड से भी ज्यादा एक्सपेंसिव हो गई थी। तो वही है, ऑक्सीजन इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल क्वांटिटी एट द हाइट ऑफ 120 किलोमीटर। मतलब एटमॉस्फेयर में 120 किलोमीटर के बाद ऑक्सीजन एकदम ना के बराबर है। जैसे अपन ने पढ़ा ना 32 किलोमीटर तक 99% एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है, उसी तरीके से जो ऑक्सीजन है 120 किलोमीटर तक ही प्रेजेंट है, उसके बाद ना के बराबर है। फिर अपन बात करें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर की, ये सिर्फ 90 किलोमीटर तक पाए जाते हैं, 90 किलोमीटर के बाद ना के बराबर है। कौन? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर। तो सुनो, तीन चीज मैंने बताई। एक बताई मैंने क्या, 32 किलोमीटर, एक 32 किलोमीटर, एक बताई मैंने 120 किलोमीटर, और एक बताई मैंने 90 किलोमीटर, ठीक है। 32 किलोमीटर तक मैंने क्या बताया, अपना एटमॉस्फेयर, 99% ऑफ द एटमॉस्फेयर। जब ये 120 किलोमीटर बता रहा था तो ऑक्सीजन, और 90 किलोमीटर बता रहा था तब क्या, वेपर एंड डस्ट पार्टिकल। यहां पर क्या कर दो, वेपर और डस्ट, ठीक है, समझ में आया। और यहां पर हो जाएगा 99% ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो ना सिर्फ आपको एटमॉस्फेयर का मतलब जानने को मिला, ठीक है, बल्कि आपको ये भी पता चल गया कि उसके अंदर जो चीजें प्रेजेंट हैं वो कितनी हाइट तक प्रेजेंट है, कितनी हाइट के बाद बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है। एटमॉस्फेयर क्या होता है ये भी पता चल गया, उसका इंटीग्रल पार्ट पता चल गया कि एयर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो आपका इंट्रोडक्शन है तैयार। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट इज द थिन लेयर ऑफ गैसेस अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड। मतलब अर्थ के अराउंड, ये क्वेश्चन तो खैर आपसे पूछेगा नहीं, बहुत ही घटिया सवाल है, बिल्कुल भी नहीं पूछेगा, मगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो इसलिए मैंने बताया कि अर्थ के अराउंड जो थिन लेयर ऑफ गैसेस हैं, क्योंकि अर्थ को कवर करती हैं, उसको क्या बोलते हैं यार, उसी को तो एटमॉस्फेयर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है, उसी को हम लोग एटमॉस्फेयर बोलते हैं। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन निकल कर आता है कि सर एटमॉस्फेयर बना कैसे, ठीक है, बिल्कुल एटमॉस्फेयर बना कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ। अपन एक काम करते हैं, मैं डायरेक्टली मेरे द्वारा लिखा हुआ एक फोटो आपको बता रहा हूँ, ठीक है। पास्ट में ऐसा था कि जब हमारी अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है, पास्ट में जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था तो एटमॉस्फेयर में ना सिर्फ लाइटर गैसेस प्रेजेंट थी। मेरी बात ध्यान से सुनना, एटमॉस्फेयर में सिर्फ लाइटर गैसेस प्रेजेंट थी, जैसे हाइड्रोजन हुआ, जैसे हीलियम हुआ, हाइड्रोजन और हीलियम इस प्रकार की गैसेस प्रेजेंट थी। अब क्या हुआ, उसके बाद एक लार्ज लेवल पे वॉल्केनिज्म हुआ। सर वॉल्केनिज्म क्या होता है, पूरा टॉपिक जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ा रखा है, उधर जाओ सेशन देखो, मगर अभी यहां पर फोकस करो। जब वॉल्केनिज्म हुआ, आप सभी को पता है कभी भी वॉल्केनिज्म होता है तो उसमें से गैसेस निकलती है, एशेस निकलती है, लावा निकलता है, ठीक है, डेब्रीज निकलते हैं, सेडिमेंट्स निकलते हैं, बहुत सारी चीजें निकल कर आती हैं। तो पहले तो सिर्फ लाइटर गैसेस थी एटमॉस्फेयर में, हाइड्रोजन और हीलियम, मगर गैसेस लाइक नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड वेपर, दे केम इन एटमॉस्फेयर बिकॉज ऑफ दिस वॉल्केनिज्म, दे केम इन एटमॉस्फेयर। और ऊपर जाकर ये सारी की सारी गैसेस पता क्या हुई, ये सारी गैसेस कंडेंस हुई, और कंडेंस होकर इन्होंने क्लाउड बनाए। अब जब क्लाउड बने तो यहां पर क्या हुई, बारिश। क्लाउड बने तो यहां पर बारिश हुई। अब जब बारिश हुई तो आप सभी को पता है जो गड्ढे होंगे, ये गड्ढा है, यहां पर क्या भरा गया, पानी भरा गया, तो इससे बनी ओशन, ठीक है। तो मैंने आपको ओशन का फॉर्मेशन भी बता दिया और किस तरीके से गैस बनी ये भी बता दिया, वॉल्केनिज्म की वजह से। मगर ऑक्सीजन कैसे आई, अभी तक ऑक्सीजन का जिक्र नहीं हुआ। मैं बताऊं, एक एनारोबिक रेस्पिरेशन हुई थी, मतलब एक रिएक्शन जो कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में नहीं होती, ऑक्सीजन के एब्सेंस में होती, जिसकी वजह से लेटर ऑन एक शाइनोबैक्टीरिया नाम का बैक्टीरिया है दैट रिजल्ट इन दी ऑक्सीजन इन दी एटमॉस्फेयर। कैसे क्या छोड़ो, बस इतना याद कर लो, साइनोबैक्टीरिया एक ऐसा बैक्टीरिया है दैट रिजल्ट इन दी प्रेजेंस ऑफ दी ऑक्सीजन इन दी एटमॉस्फेयर। बात खत्म, ठीक है। अपने को पास्ट भी पता चल गया, एटमॉस्फेयर भी पता चल गया, एकदम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। और जिस लेवल के ऊपर आप जाकर झंडा लहराओगे ना, आप जाकर प्राउड फील करने वाले हो। जस्ट यू हैव टू स्टे इन द क्लास, यू हैव टू बी प्रेजेंट इन द क्लास, यू हैव टू बी फोकस्ड इन द क्लास। आई होप यू ऑल हैव टेकन योर वेपन्स। वेपन्स का मतलब क्या होता है, पेन, कॉपी,
एंड योर वाटर बॉटल, ठीक है, पानी, ठीक है, चीयर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर है ना, जैसे अपन ने बोला इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, ठीक है, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के 3 पिलर्स हैं, तीनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स, ठीक है। उसी तरीके से जो हमारा पूरा एटमॉस्फेयर है, इसके 3 बेस है, 3 पिलर है। कौन कौन? गैसेस, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल। गैस, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल। कौन कौन? गैसेस, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल। अब इनके बीच में अपन कुछ चीजें करते हैं, सवाल भी करेंगे, ठीक है। अब गैसेस क्या होती हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, बढ़िया तरीके से बताता हूं, ठीक है। शुरू में एकदम लिखी हुई चीज मिलेगी, ठीक है, ताकि मैं ऐसा नहीं हूं कि यार ऑलरेडी वहां पर मतलब मेरे द्वारा लिखी हुई चीज मैं शुरू में आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप बोर ना हो, ठीक है। आप वैसा का वैसा अपनी कॉपी में नोट डाउन करते हुए चलो। एक चीज, हाँ, जितने भी नोट्स हैं, सुनना, जो लोग बोल रहे हो ना भैया आपके नोट्स कहाँ मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे अपने RoRandy एप्लीकेशन पर, ठीक है, RoRandy एप्लीकेशन पर। वहां पर एक GAT फ्री कंटेंट, ठीक है, फ्री कंटेंट करके फोल्डर है और उसके ब्रैकेट में लिखा हुआ है कपिल भैया, ठीक है, ब्रैकेट में कपिल भैया करके लिखा हुआ है, आप जाकर देखना। मगर सुनो, अभी प्रॉब्लम पता क्या आ रही है, मैं बता रहा हूं आपको। एक टेक्निकल इशू आ रहा है कि ये सिर्फ कहाँ खुल रहा है? लैपटॉप में। तो इसको हमको डील करना है। यदि ये एक आध दिन और चलता है तो फिर हम नोट्स टेलीग्राम के ऊपर डाल देंगे। अब टेलीग्राम चैनल के ऊपर क्यों नहीं डाल रहे हैं? टेलीग्राम चैनल के ऊपर नोटिफिकेशन वगैरह सारी चीजें डलती हैं, है ना, मैथ्स के डल जाते हैं टेलीग्राम के ऊपर। मैं इसलिए नहीं डालता हूँ यार, मेरा कंटेंट ना बहुत जल्दी लीक होता है ना। सिर्फ स्टूडेंट ही लीक नहीं करते हैं भाई, दूसरे एजुकेटर आकर लेकर चले जाते हैं, फिर वो चीज सही नहीं रहती। इतनी पूरी मेहनत, अभी आप पूरा सेशन देखोगे ना, अभी तो आपको लग रहा होगा क्या ही है, आप आगे देखो, यू विल गेट टू नो, ठीक है। जो छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स रहती है ना, तो वो चलो यहाँ पर। अब गैसेस, 2 प्रकार की गैसेस होती हैं, और हाँ ये नोट्स फ्री हैं भाई, ये मत सोचना कि पेड है, ये फ्री है, ठीक है। 2 प्रकार की गैसेस हैं, कांस्टेंट और वेरिएबल। कांस्टेंट गैसेस का मतलब पता क्या है? जो कि फिक्स्ड अमाउंट में पाई जाती हैं। ऐसी गैसेस जो कि फिक्स्ड प्रोपोर्शन में पाई जाती है, जैसे नाइट्रोजन 78% प्रेजेंट है तो है, ठीक है। अब ये जो नाइट्रोजन है, इसको प्लांट यूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। ये मतलब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन के तौर पर आपको बता दिया मैंने। जो ऑक्सीजन है, ये कितना प्रेजेंट है? ऑक्सीजन प्रेजेंट है 21%, 21% ऑक्सीजन प्रेजेंट, जो कि कंबशन में बहुत बड़े लेवल पर यूज करी जाती है। अब यदि अपन वेरिएबल गैसेस की बात करें जिनमें, ठीक है, वेरिएबल गैसेस की यदि अपन बात करें, उसमें पहला नंबर आता है कार्बन डाइऑक्साइड का। आप सभी को पता है कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, ठीक है, जिसकी वजह से हीटिंग हो रही है। तो आप कॉमन सेंस लगाओ, यदि कोई चीज बढ़ रही है तो क्या वो कांस्टेंट है? नहीं, इट्स वेरिएबल। फिर ओजोन, आपने सुना होगा ओजोन डिप्लेशन, मतलब ओजोन लेयर कम हो रही है। ओजोन लेयर ऐसी लेयर जो कि यूवी रेडिएशन से हमको प्रोटेक्ट करती है, आगे अपन पढ़ेंगे, स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, ठीक है। तो ये कम हो रही है, मतलब कि ये फिक्स नहीं है, ये वेरिएबल है। इसी तरीके से मीथेन CH4, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया कांस्टेंट एंड वेरिएबल गैस क्या होती है। ये जो लाइन यहां पर लिखी हुई ना जनाब, कि CO2 जो है इज ट्रांसपेरेंट टू इनकमिंग सोलर रेडिएशन बट ओपेक टू आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। इसका मतलब है ना, मैं चाहूं तो अभी आपको समझा सकता हूं, मगर अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे। एक टॉपिक है इंसुलेशन, जैसे ही अपन उसके ऊपर आएंगे ना, इतने बढ़िया तरीके से मैं खुद वापस इस लाइन पर आऊंगा और आपको समझाऊंगा। थोड़ा पेशेंस मेंटेन करो। बाकी एक चीज याद रखना, जो CO2 है, इट पजेस ग्रीन हाउस इफेक्ट। CO2 क्या करता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट को पजेस करता है, ठीक है। CO2 पजेस ग्रीन हाउस। अब आता है ओजोन। ओजोन यार 10 से 50 किलोमीटर के बीच में, मतलब अर्थ के सरफेस से 10 से 50 किलोमीटर के बीच में ये पाई जाती है। और ये क्या करती है? एक्ट एज अ फिल्टर एंड एब्जॉर्ब्स यूवी रेडिएशन फ्रॉम दी सन। सन से आ रही जो यूवी रेडिएशन है उनको एब्जॉर्ब करते हैं। और ओजोन की जो थिकनेस है, इसको मेजर करी जाती है डॉप्सन। यार देखो, पहली चीज तो आई वुड लाइक टू थैंक ईच एंड एवरीवन, ठीक है, जो कि मेरे सेशन का बेसब्री से इंतजार करते हैं। अभी सेशन लेने के पहले यार मैंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन करा, मैसेज करके देखा, देयर वर समथिंग अराउंड 8 to 9 मैसेजेस। मैंने मतलब 2 से 3 दिन हो गए थे मैंने देखे नहीं थे। कंटिन्यूसली दे वर टेलिंग कि भैया मतलब सेशन आपका कब आएगा, मतलब पिछले सेशन की बात कर रहे होंगे और सेशन फ्रिक्वेंटली आ गए। और सेशन आने के बाद लाइक दे वर सेइंग थैंक यू कि भैया थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग द सेशन एंड आई डिडंट सी योर मैसेजेस ओवर देयर, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। ये इन्हीं सब में लगे होते इसलिए हम लोग देख नहीं पाते। बाकी वी ट्राई अवर बेस्ट टू गिव रिस्पॉन्ड टू यू ईच एंड एवरी वन ऑन टाइम, मगर कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता है, आप समझ सकते हो मेरे को बहुत अच्छे से, ठीक है। आगे बढ़ता है। बाकी वट एवर द रिस्पॉन्सेज यू गिव अस, जो आप हमें अप्रिसिएशन देते हो, शेयर करते हो, लाइक करते हो, दैट मीन्स अ लॉट, ठीक है। अब यहाँ पर देखो,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेन कंपोनेंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस? ग्रीन हाउस गैस का मेन कंपोनेंट कौन सा नहीं है? इज नॉट अ मेन ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है भाई? अभी अपन ने ऊपर क्या पढ़ा, CO2 ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है, ठीक है, मीथेन भी करती है। अब दोनों में से आंसर बता दो क्या होगा, वाटर वेपर और ऑक्सीजन। आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये तो मैं बता रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में आंसर चाहिए भाई, कमेंट सेक्शन में आंसर करो, ठीक है, और बताओ सेशन कैसा है ना। अब आगे बढ़ते हैं। विच वन अमंग द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक गैसेस फिल्टर्स आउट मोस्ट ऑफ द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन? ठीक है, इसमें से कौन सी एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं जो कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को दूर फेंकती है, जिसका नाम है ओजोन। अभी अपन ने पढ़ा। फिर एक दूसरा क्वेश्चन आया, एटमॉस्फेयर इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस, बहुत सारी गैसेस एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है नियर द अर्थ सरफेस, मगर मेनली उसमें क्या होता है यार? मेनली तो आप सभी को पता है, नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21%, मतलब ज्यादातर तो यही है ना, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। द मोस्ट एबंडेंट गैस इन द अर्थ एटमॉस्फेयर, ठीक है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस कौन सी है यार? नाइट्रोजन 78%, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन ही पाई जाती है, जो कि अमोनिया के फॉर्म में प्लांट यूज करते हैं, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द एटमॉस्फेयर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब आप सभी को पता है, डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बड़े से छोटा। तो बड़ा मतलब सबसे बड़ा नाइट्रोजन, फिर उससे कम ऑक्सीजन, फिर उससे कम आर्गन, और सबसे कम 0.004 या 1, ये होता है CO2। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है, बढ़िया सर। अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है ये काफी स्टेबल है, बिकॉज वी आर सराउंडेड बाय, अर्थ का जो टेम्परेचर है वो काफी स्टेबल है। अर्थ का टेम्परेचर क्यों स्टेबल है यार, है ना? क्योंकि वो सराउंडेड करता है एटमॉस्फेयर के द्वारा, एंड विच अलाउज द राइट अमाउंट ऑफ सनलाइट इन टू वार्म द अर्थ। आप सभी को पता है, सभी को ऐसा लगता है कि ये जैसे ये अर्थ है, ठीक है, इस अर्थ को सराउंड कौन कर रहा है? एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब यहां पर आप सभी को पता है सन की रेडिएशन आ रही है, बहुत एक्सेस में रेडिएशन आती है, काफी तेज आती है। अब ये रेडिएशन इतनी आ रही है ना, ये तो अर्थ को भाई काफी ज्यादा गर्म कर सकती है, मगर ये जो एटमॉस्फेयर है, ये जो एटमॉस्फेयर यहाँ पर प्रेजेंट है, ये क्या करता है? इनको एब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि हमारे अर्थ के टेम्परेचर को ज्यादा एक्सेस पर गर्म नहीं होने देता है, ठीक है। ये वाला केमिस्ट्री से रिलेटेड सवाल है, आप ही बताओगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नोबल गैस इज नॉट प्रेजेंट इन एयर? एयर में कौन सी नोबल गैस प्रेजेंट नहीं रहती है, ठीक है, जल्दी बताओ। रेडॉन, हाँ जल्दी से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द परमानेंट गैस इन द एटमॉस्फेयर? परमानेंट का मतलब पता है यार आप सभी को, आप ही बताना। परमानेंट का मतलब मैं बता दे रहा हूँ, कांस्टेंट, ठीक है, परमानेंट का मतलब कांस्टेंट। ये बेसिक सवाल मैं नहीं करवाऊंगा भाई, ठीक है। चलो, सो व्हाइल अटेम्प्टिंग सो मेनी क्वेश्चंस ऑफ द स्लाइड, मजा आ रहा है। जूस कहाँ है? जूस फॉर मी, वाटर इज माई जूस। चलो यार देखो, दोज हु कमिट नथिंग आर डिस्ट्रैक्टेड बाय एवरीथिंग, बिल्कुल सही बात है। एक बात मैं आपको बताऊं, एक बढ़िया चीज बता रहा हूं, जैसे बायो है, ठीक है, बायोलॉजी। बायोलॉजी से सवाल कितने आते हैं? बायोलॉजी से सवाल आते हैं 8 से 10 क्वेश्चन, ठीक है। 8 से 10 सवाल को करने के लिए आपको समथिंग अराउंड मेरे 9 सेशंस देखने पड़ेंगे, 8 से 9, ठीक है। आप 8 भी नहीं, चलो 6 से 7 सेशन देखने पड़ेंगे, 1-1 घंटे के, ठीक है, 1-1 घंटे के, 1 आवर ईच, ठीक है। अब क्लाइमेटोलॉजी है, ठीक है, क्लाइमेटोलॉजी, और एक ऐसी चीज जो कि आप अपनी आंखों से देख सकते हो। इससे सवाल कितने आते हैं? इससे आते हैं 6 से 7 सवाल, और इसको करने के लिए बस 2 सेशन, मात्र 2 सेशन लगाने हैं। तो फायदे में क्या है? यही है ना क्लाइमेटोलॉजी। आप यदि रेशियो देखोगे तो इसका बेटर है भाई क्लाइमेटोलॉजी का, समझो थोड़ा दिमाग। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बायो छोड़कर जाओ, बायो भी इतने बढ़िया तरीके से पढ़ाऊंगा, सारी चीजें कंप्लीट कराऊंगा, मगर अभी जो कर रहे हो उस पर कमिट करो, ठीक है, और बोलो कि ये मैं कंप्लीट करके जाऊंगा यहीं से, अदरवाइज आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। चलो, वाटर वेपर, सेकेंड पिलर आता है वाटर वेपर का। वाटर वेपर क्या है? वेरिएबल गैस है हमारे एटमॉस्फेयर में, जो कि हाइट के बढ़ने से डिक्रीज होती है, मतलब ज्यादा वाटर वेपर अर्थ के सरफेस के पास प्रेजेंट है। तो पूरे एटमॉस्फेयर में आप देखोगे 0 से 5% वॉल्यूम है वो वाटर वेपर ही कैरी करता है ना। 5 किलोमीटर तक की हाइट तक ये 90% प्रेजेंट है। 5 किलोमीटर भी ऐड कर लो, पहले 32 किलोमीटर पड़ा, फिर 120 पड़ा, फिर 90 पड़ा, फिर 5 किलोमीटर नया वाला, 5 किलोमीटर तक 90% वाटर वेपर प्रेजेंट है। मोस्टली अब वाटर वेपर कैसे आएगा? आपने एक प्रोसेस पढ़ी होगी, इवेपोरेशन, ठीक है। इवेपोरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें लिक्विड काय में चेंज होता है, जो लिक्विड है वो वेपर में चेंज होता है। इस प्रोसेस से वेपर जो है एटमॉस्फेयर में आता है, सो मोस्टली रिसीव्ड बाय द इवेपोरेशन प्रोसेस, व्हाट? वाटर वेपर।
अब वाटर वेपर ऐसा है कि यार आप सभी को पता है जहां पर टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां पर इवेपोरेशन और तेज होगा। तो इक्वेटर पर आप सभी को पता है जो इक्वेटर है, इक्वेटर का मतलब ये हमारी अर्थ है, इसके बीच वाला पार्ट, सन की रेडिएशंस यहाँ पर मतलब कंपैरेटिवली ज्यादा पड़ती है इक्वेटोरियल रीजन में। तो यहाँ पर यदि आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाओगे तो यहाँ, तो पहली बात तो इक्वेटर पर टेम्परेचर ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा इवेपोरेशन ज्यादा होगा, मतलब वेपर ज्यादा है, तो वाटर वेपर ज्यादा प्रेजेंट है इक्वेटर पर और कम प्रेजेंट है पोल्स पर। तो यदि आप इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाओगे तो जो वाटर वेपर है डिक्रीज होती है। इट एब्जॉर्ब्स द पार्ट ऑफ इंसुलेशन फ्रॉम द सन। इंसुलेशन का मतलब पता क्या होता है? इनकमिंग सोलर रेडिएशन, मतलब आप बोलते हो ना सन्स रे, मतलब सन की किरण सन की किरणें जो आ रही हैं उनको इंसुलेशन कहा जाता है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन। बस थोड़ी देर में जानेंगे, उसको एब्जॉर्ब करने का काम वाटर वेपर करती है। एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर प्रेजेंट है ना, क्योंकि अर्थ को ज्यादा गर्म नहीं होने देता है, अभी मैंने बताया यार, वाटर वेपर ही उसको एब्जॉर्ब करती है। एंड वाटर वेपर एक्ट लाइक ग्रीन हाउस गैस। तो अभी आपको ऊपर जो सवाल दिया था याद है कि नहीं, कहाँ गया ये? वाटर वेपर एक्ट लाइक ग्रीन हाउस गैस, ये करता है, मतलब ऑक्सीजन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, इसलिए थोड़ी देर रुकने का बोल रहा था। वाटर वेपर एक्ट लाइक ग्रीन हाउस गैस। अब यहाँ पर क्या लिखा है? अलाउज द अर्थ नीदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड, ताकि ज्यादा गर्म ना हो ना ज्यादा ठंडा ना हो। इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? वाटर वेपर। वाटर वेपर क्या करता है? सन से आने वाली रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब आखिरी और है, ज्यादा बड़ा नहीं है, डस्ट पार्टिकल। और डस्ट पार्टिकल यार एटमॉस्फेयर आप बाहर निकल कर जाओगे, है ना, आप खुद देखोगे यार कितना डस्ट है, कितनी धूल गर्मी, ठीक है। सो डस्ट पार्टिकल ओरिजिनेट फ्रॉम सी। अब कैसे? सी का सॉल्ट है, सॉइल है, ठीक है, धुआं है, एशेज है, पॉलन है, डस्ट है, मिटियोर का डिसइंटीग्रेटेड पार्टिकल है, यार ये सारे एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं, इन्हीं को डस्ट पार्टिकल बोलते हैं। एंड दे आर हाईली कंसंट्रेटेड एट द लोअर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। मतलब लोअर लेयर का मतलब क्या है? ये मतलब ये अर्थ है, इसके जो पास वाली ये वाली जो लेयर्स है ना, पास वाली, इनको लोअर लेयर्स कहा जाता है। यहाँ पर काफी ज्यादा डस्ट पार्टिकल देखने को मिलेगा। अब एक बढ़िया सी बात मैं आपको बता रहा हूँ, याद रखना। जैसे ऊपर देखो, ये एक डस्ट पार्टिकल है, ठीक है, ये क्या है? एक डस्ट पार्टिकल है, ठीक है सर, ये एक डस्ट पार्टिकल है। अब इस डस्ट पार्टिकल के अलोंग, यही डस्ट पार्टिकल यहां मैंने ड्रॉ करा, यहां पर क्या हुआ? जो ह्यूमिडिटी है, ठीक है, जो कंडेंस्ड पार्टिकल है, मॉइस्चर है, वो यहां पर आकर क्या हुआ? इकट्ठा होने लगा, यहां पर आकर इसके सराउंड कर लिया, ठीक है, ये जो डस्ट पार्टिकल है ना, इसको सराउंड कर लिया। तो लेटर ऑन आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखा और आपने बोला ये तो क्लाउड बन गया यार, ये तो क्लाउड बन गया, हाँ जी ये क्लाउड बन गया। मगर अब ये जो डस्ट पार्टिकल है, ये डस्ट पार्टिकल नहीं रहा। अब इसको आप क्या बोलोगे पता है? हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। तो वही मैं बोल रहा हूं, जो डस्ट पार्टिकल है, दे एक्ट्स एज हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई, मतलब हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई की तरह एक्ट करता है, जिसमें, ठीक है, अराउंड विच वाटर वेपर कंडेंस होकर क्या बना लेती हैं? क्लाउड। तो क्लाउड कौन बनाते हैं? डस्ट पार्टिकल। डस्ट पार्टिकल अपने अराउंड जब मॉइस्चर इकट्ठा कर लेते हैं, दे बिकम हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई एंड लेटर दे लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स। मजा आया? जी। एक सवाल करें बस, मतलब केमिस्ट्री से रिलेट कर रहा है। द रीजन फॉर द डिफ्यूजन ऑफ लाइट इन द एटमॉस्फेयर, मतलब फिजिक्स से कर रहा है यार, केमिस्ट्री से नहीं। लाइट क्या टूट जाती है एटमॉस्फेयर में, ठीक है, लाइट जो आ रही है ना वो डिफ्यूज हो जाती है, और उसको डिफ्यूज कौन करता है पता है? डस्ट पार्टिकल। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। तो हर एक टॉपिक से जो सवाल आने की पॉसिबिलिटी है, हर प्रकार का सवाल मैंने करवा दिया है। अब अपन बढ़ते हैं अपने दूसरे पड़ाव की तरफ, जिसका नाम है लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो कितनी चीजें अभी अपन ने कंप्लीट कर ली भाई, जरा देखते हैं। अपन ने पहला वाला पड़ाव तो मतलब कंप्लीट कर लिया, अब आते हैं लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर के ऊपर, ठीक है। जितना आगे जाओगे उतना ही सेशन अपना एक्साइटिंग होते जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलो। यहां पर आपको अर्थ का एटमॉस्फेयर दिख रहा है, हाँ जी सर दिख रहा है। अब मैं आपको कुछ मतलब ट्रिक्स बता रहा हूं, वो दिमाग में रखना। देखो अपने हिसाब से जो टॉप होता है वो क्या होता है? ऊपर, ठीक है यार। अपने हिसाब से तो अपन जब अर्थ की बात कर रहे थे, ठीक है, अर्थ की बात जब कर रहे थे, अपने हिसाब से यदि अपन ये इक्वेटर बोले, अपन कैप कहां पर पहनते? सिर के ऊपर, मगर अर्थ तो नीचे पहनती है ना, इसको अपन ने क्या बोला? कैप्रिकॉर्न। तो मतलब अर्थ के केस में उल्टा है, ठीक है, अपना टॉप यहां होता है, अर्थ का टॉप कहां पर होगा? नीचे होगा, है ना। तो इसका मतलब पता क्या है? टॉप नीचे होगा। टॉप मतलब यहां पर लिख दे भाई, यहां पर लिख दे ट्रोपोस्फियर, यहां पर लिख दे ट्रोपोस्फियर। टॉप का मतलब ट्रोपोस्फियर, टॉप, टी से टॉप, टी से ट्रोपोस्फियर। अब यदि मैं आपसे बोलूं, दो वर्ड है, एक मैं बोल रहा हूं स्ट्रेटोस्फियर, एक बोल रहा हूं मीजोस्फियर, एक बोल रहा हूं एक्सोस्फियर। मैंने आपसे बोला एक बात बता, जैसे रोहित और मोहित दोनों के नाम सेम है ना, वैसे ट्रोपोस्फियर की तरह किसका नाम सेम है? आप तुरंत क्या बोल दोगे? सर स्ट्रेटोस्फियर, है ना। बस इसमें एस तो लगा है, तो भाई बस इसके बाद तू क्या लिख दे?
इसके बाद लिख दे स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, बस ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूं अब क्या करो। एक्सो का मतलब पता है? एक्सो, एक्स मतलब एक्सटीरियर, एक्सटीरियर मतलब सबसे बाहर, एग्जिट। तो जो एक्सोस्फीयर है वो सबसे बाहर है, ठीक है, एक्सोस्फीयर सबसे बाहर है। अब आप एक बात बताओ, सबसे गर्म लेयर, एक जो सबसे गर्म लेयर होती है, हीट को अपन क्या बोलते हैं? हीट को अपन थर्मा बोलते हैं या थर्मो, थर्मो बोलते हैं। तो सबसे गर्म जो होगी एक्सोस्फीयर तो आपने बाहर कर दी, यहां पर जो होगी ना थर्मो होगी, क्या? थर्मोस्फीयर। और जो सबसे ठंडी लेयर होगी उसका नाम क्या होगा? मीजोस्फीयर, जो कि होगी यहाँ मीजोस्फीयर। दिस इज द ट्रिक, इस तरीके से अप्रोच करो, कभी भी आप नहीं बोलो, ये अपना तरीका है, ठीक है। और इस बात के कोई भी पैसे नहीं है, आपसे कोई पैसे नहीं ले रहे हैं। जितने भी आपके क्रैश कोर्स बिक रहा है ना, उसको कंपीट करने के लिए मैं एकदम बैठा हुआ हूँ भाई, ठीक है। जितने भी क्रैश कोर्स जो आखिरी में लेकर आ रखे हैं ना, मैं सही बता रहा हूँ, उनसे नहीं आपको बेहतर कंटेंट दे दिया, ठीक है, और दे रहा हूँ, तो फिर आप बोल देना। अपन ने ये कोर्स पता है कब चालू करा था? जब लोग अपने जो पैसे वाले जो होता है ना बैच, ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं चलाते, हम भी हमारा मार्शल बैच चलाते हैं, बढ़िया तरीके से स्टूडेंट को गाइड करता है, बहुत इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म होता है, बच्चे हमारे से जुड़ते हैं, हम बच्चों से जुड़ते हैं, उनकी जो समस्याएं होती हैं, जो जर्नी के टाइम पर जो दिक्कतें आती हैं, वो हम 1-to-1 मेंटोरशिप उनको प्रोवाइड करते हैं, सेशन के बीच में उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। पढ़ाना तो सभी पढ़ा देता है, ठीक है, हम पढ़ाने के साथ उनको मेंटोर करते हैं, गाइड करते हैं। मगर उसके बाद जब एक पॉइंट था जब लोग उसको ही बहुत ज़्यादा, हमारी सीट जो थी आपको बताया फिक्स कर दी थी, जैसे ही वो फिक्स सीट हमारे एडमिशन मिले, वी क्लोज्ड इट, ठीक है, वी क्लोज्ड इट। उसके बाद यूट्यूब पर पढ़ाना चालू कर दिया। सबसे पहले जो फ्री बैच आया था वो अपने ही है अभी, और वो कंटिन्यू चल रहा है, और मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूँ, पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट करवाऊंगा, वन ऑफ द बेस्ट। मेरे को बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है कि आपने कौन सा प्लेटफॉर्म से कोर्स लिया है, ठीक है, आई रियली रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी टीचर एंड ईच एंड एवरी प्लेटफॉर्म, but I know how to give one of the best quality content to my deserving student because I know how hard work they are doing, कितना खतरनाक मेहनत कर रहे हैं वो लोग। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या आ गया? ट्रोपोस्फियर, अब आ गया स्ट्रेटोस्फियर, अब आ गया मीजोस्फियर, अब आ गया थर्मोस्फियर, अब आ गया एक्सोस्फियर, ठीक है। वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है। अब देखो, एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल लेयर्स विद वेरिंग डेंसिटी। भाई इन सभी की अलग अलग डेंसिटी है, आपको पता होना चाहिए। ये हो गया ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर, याद करवा दिया आपको। सो इसी तरीके से ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर अपनी कॉपी में लिख लेना। एक मेरे लिए बस एक चीज आप सभी को पता है, मीजोस्फियर सबसे कैसी लेयर है? ठंडी। थर्मोस्फियर सबसे कैसी लेयर है? गर्म, ठीक है। ठंडी और गर्म के बीच में एक नई लेयर आती है जिसका नाम क्या है? आइनोस्फियर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइनोस्फियर। मजा आया ना? बिल्कुल सर। अदर एस्पिरेंट्स कीप्स ऑन मगिंग एंड मार्शल्स, मतलब जो हमारे बैच है, खैर अभी आप एकलव्यंस भी कर देते हैं अपन लोग, एकलव्य बैच है ना, एकलव्यंस अब भी ठीक करता हूँ। करें लेयर सॉल्व करें, मतलब सॉल्व इन द सेंस की लेयर हिट करें, बिल्कुल करते हैं यार, बिल्कुल करते हैं, ठीक है। कौन सा? ट्रोपोस्फियर। नाउ लिसन टू मी केयरफुली एवरीवन। ट्रोपोस्फियर इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, ठीक है, टॉप मोस्ट लेयर। अब आप कभी भी ट्रोपोस्फियर को डिजाइन करोगे ना, तो आप ऐसे देखना, आप ह्यूमन आई बना देना। ह्यूमन आई ऐसी है कुछ इस प्रकार से, आप बोलोगे हाँ जी सर, एकदम ऐसी ह्यूमन आई ऐसी है ना। तो ये पता है ये क्या है? ये अर्थ का गोला है, ये जो आपको ये दिख रहा है ना, ये अर्थ है, और ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है। यहाँ कितना है? यहाँ 18 किलोमीटर है, और यहाँ पर कितना है? यहाँ 8 किलोमीटर है। तो समझो हाइट 8 किलोमीटर नियर द पोल्स एंड 18 किलोमीटर नियर द इक्वेटर। इक्वेटर के पास 18 किलोमीटर है और पोल के पास 8 किलोमीटर है। जो ट्रोपोस्फियर है ना, इट कंप्राइजेस वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल, कार्बन डाइऑक्साइड, सब यहीं प्रेजेंट होता है। और इस यहाँ पर जितनी भी वेदर फिनोमेना है, जैसे कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, स्टॉर्म, फॉग, ये सब यहीं पर देखने को मिलेंगे। क्योंकि यार आप खुद देखो, नीचे से गैस बनकर आई, ऊपर क्लाउड बना, क्लाउड बन के बारिश हुई, सब यहीं तो हो रहा है। दिस इज कॉल्ड द जोन ऑफ मिक्सिंग, दिस कॉल्ड द जोन ऑफ मिक्सिंग। हाइट के बढ़ने से यहाँ पर याद रखना टेम्परेचर क्या होता है? कम होता है। पहली चीज ये है। आगे आगे आप देखोगे ना, यहाँ पर एक ट्रिक बता रहा हूँ। जैसे ट्रोपोस्फियर में हाइट के बढ़ने से टेम्परेचर कम हुआ, यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर यहाँ पर कम होगा, फिर यहाँ पर बढ़ेगा, फिर यहाँ पर कम होगा। तो पहले आप कम होगा, कॉमन सी बात है। तो टेम्परेचर यहाँ पर कम होगा। तो 1 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज इन टेम्परेचर फॉर एवरी 165 किलोमीटर हाइट, 165 मीटर हाइट, सॉरी,
ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखा है, एक ऐसा जोन दैट सेपरेट ट्रोपोस्फियर फ्रॉम स्ट्रेटोस्फियर, जो कि ट्रोपोस्फियर को स्ट्रेटोस्फियर से अलग करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रोपोपॉज। यार देखो ये पॉज क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ, सुनना मेरी बात ध्यान से, है ना। यहाँ पर आप देखो, यदि मैंने यहाँ पर बनाया ट्रोपोस्फियर, ठीक है, यहाँ पर बनाया ट्रोपोस्फियर। अब मैंने आपसे पूछा कि ये जो ट्रोपोस्फियर है, ठीक है, ये ट्रोपोस्फियर अलग हो रहा है, ठीक है, अलग हो रहा है। यहाँ पर क्या लिखा है, ट्रोपोस्फियर अलग हो रहा है। किससे होगा, इसकी ऊपर वाली लेयर से, हमेशा अलग ऊपर वाले से होंगे, ठीक है। तो ऊपर वाला क्या होगा, स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है। तो अब मेरी बात सुनना, एक ऐसी लेयर जो कि अलग करती है नीचे वाले को ऊपर वाले से, उसका नाम नीचे वाले से देना है, तो वो क्या हो जाएगा पता है, ट्रोपोपॉज, ठीक है। अब ऐसे ही मैंने पूछ लिया आपसे कि मीजोपॉज क्या होता है, मीजोपॉज आप पता क्या करोगे, मीजोपॉज मतलब इसका नाम जो आ रहा है यहाँ मीजो, तो वही अलग हो रहा है। आप लिखना क्या, मीजोपॉज एक ऐसी ट्रांजिशनल लेयर है जो कि अलग करती है काय को, मीजोस्फीयर को। मगर मीजोस्फीयर को काय से, उसके ऊपर वाले से। मीजोस्फीयर के ऊपर क्या आता है, थर्मोस्फीयर, बात खत्म। सो मीजोस्फीयर फ्रॉम थर्मोस्फीयर, दिस इज द करेक्ट आंसर कि ये होता है मीजोस्फीयर। ऐसे ही अच्छा मैंने आपसे पूछ लिया, बताओ थर्मोपॉज क्या होता है, मैंने पूछ लिया थर्मोपॉज क्या होता है, आप क्या करोगे, एक ऐसी ट्रांजिशनल लेयर जो कि अलग काय को करती है, जो इसमें गिवन है काय को, थर्मोस्फीयर को, थर्मोस्फीयर को अलग करती है काय से, थर्मोस्फीयर के ऊपर वाले से। तो थर्मोस्फीयर का ऊपर वाला क्या है, आपको दिख रहा है, एक्सोस्फीयर, थर्मोस्फीयर फ्रॉम एक्सोस्फीयर, यही है भाई, ठीक है। कोई कठिन चीज नहीं है, आप बस कंटिन्यू रहो, कंसिस्टेंट रहो। सारा बता दिया ना, इस तरीके से अपनी कॉपी में नोट डाउन करके लिख लेना, ठीक है। दिस इज द वे हाउ यू हैव टू प्रिपेयर योर नोट्स। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, एयर क्लोज टू द अर्थ सरफेस इज हेवियर, ये हमारा अर्थ का सरफेस है, ठीक है, ठीक है, और इसको सराउंड कर रही है पूरी हवा, ठीक है। पार्टिकल यहाँ पर भी प्रेजेंट है, एयर पार्टिकल, और यहाँ भी प्रेजेंट है, मगर ये वाले जो है ना, ये हैवियर है, क्योंकि यार ज्यादा आप सभी को पता है यार, एयर पार्टिकल जो मतलब जितना भी अर्थ का सरफेस है, इसके ऊपर जो एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है, वो धीरे धीरे ऊपर करके उनका कंसंट्रेशन कम होते जाता है, अभी मैंने बताया। तो अर्थ सरफेस के पास ज्यादा एयर पार्टिकल्स है, पास ज्यादा हैं, तो इसलिए वो हैवी है। यहाँ पर क्या लिखा है, एयर क्लोज टू अर्थ सरफेस कंटेन्स लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल, वही इसका रीजन है। ये क्वेश्चन मैं बनाता तो मैं असर्शन रीजन देता, ये इसका असर्शन है, और यही इसका रीजन है क्या, कि एयर जो अर्थ सरफेस के पास प्रेजेंट है ना, उसमें ज्यादा क्वांटिटी में वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल है। बोथ दी स्टेटमेंट आर एब्सोल्युटली फाइन एंड फैंटास्टिक। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑल वेदर फिनोमेना अकर्स, हर जगह, मतलब वेदर फिनोमेना कहाँ, ये नीट स्टूडेंट था एक मेरा, इतना पढ़ाने के बाद भी इसने क्या स्ट्रेटोस्फीयर लगा कर आया, गलत। जहां पर सारे वेदर फिनोमेना होते हैं उस लेयर को बोलते हैं ट्रोपोस्फियर, दैट लेयर इज कॉल्ड ट्रोपोस्फियर। मोस्ट वेदर एक्टिविटी अकर्स इन विच ऑफ द एटमॉस्फेरिक लेयर, सबसे ज्यादा वेदर एक्टिविटी किस लेयर में होती है, अगेन ट्रोपोस्फियर। फिर एक क्वेश्चन, इन द वर्टिकल स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर विच वन इज द लोएस्ट लेयर। अब आपने टॉप से तो ट्रोपोस्फियर याद करा है, मगर ज्योग्राफी में वो सबसे लोएस्ट लेयर है, ठीक है, नीचे पढ़ा ना, नीचे वाली जो इधर, ये ट्रोपोस्फियर, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अब आता है, अमंग द एटमॉस्फेरिक लेयर्स विच इज द मोस्ट डेंस दैट ऑक्यूपाइज 85% ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये बढ़िया एक नई चीज पता चली एक नए सवाल के साथ। ऐसी कौन सी एटमॉस्फेरिक लेयर है जो कि इतनी डेंस है कि 85% ऑफ द एटमॉस्फेयर को ऑक्यूपाई करती है? भाई यही है आपकी ट्रोपोस्फियर, जो ऊपर मैंने पढ़ाया, अपने नोट्स में नोट डाउन कर लेना, ठीक है। लाइटनिंग एंड, आप भाई सवाल की कमी नहीं है अपने पास, बिल्कुल भी सवाल की कमी नहीं है। लाइटनिंग एंड थंडरिंग आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, जो बिजली चमकती है, ठीक है, साउंड आता है, वो कहाँ से आता है, ठीक है, फ्रॉम योर हार्ट, ठीक है, फ्रॉम योर हार्ट। वाई? बिकॉज यू आर एन एनडी एस्पिरेंट, दैट्स वाई यू थंडर, दैट्स वाई यू हैव दैट फायर, दैट जेस्ट। समझ में आ रहा है? बढ़िया। चलो यहाँ पर देखो, लाइटनिंग एंड थंडरिंग आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ व्हाट, किसकी कैरेक्टरिस्टिक है ये सारी की सारी, दीज ऑल आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ व्हाट, अपने ट्रोपोस्फियर, यहीं पर होता है ये सब। और एक क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट ट्रोपोस्फियर। बहुत ही शानदार सवाल है ये, इतना हार्ट टचिंग क्वेश्चन है, मैं आपको क्या बताऊं। पहला क्या बोल रहा है, इट इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। अरे सर, हमारे हिसाब से टॉप है, इसलिए हमने उसको टी से ट्रोपोस्फियर याद करा, बट इट इज नॉट एज पर दी ज्योग्राफी, तो ये वाला तो गलत है ना। सेकंड यहाँ पर क्या बोल रहा है, द टेम्परेचर एट दिस लेयर इंक्रीजेस विद द हाइट।
यार हाइट के बढ़ने से यहाँ पर टेम्परेचर डिक्रीज होता है ना कि इंक्रीज, तो ये भी गलत है। इट्स एवरेज हाइट इज 13 किलोमीटर। अरे नहीं सर, हमने तो 8 पढ़ा है और 18 पढ़ा है, 13 कैसे, ये भी गलत है। तो नन ऑफ दी अबव इज द करेक्ट आंसर, गलत। मैं आपको एक बढ़िया चीज बता रहा हूं, ये है अर्थ, ठीक है, और यहां पर उसकी जो चौड़ाई है वो 18 है और यहां पर है 8। अपने को एवरेज चाहिए, तो 18 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2 मतलब कितना हो जाएगा, 26 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 13। तो सही तो लिखा है, इसकी एवरेज हाइट 13 है। क्या बढ़िया सवाल था ना। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है, सी इज करेक्ट। ठीक है, लेवल हर टॉपिक के निकलेंगे, मगर निकलेंगे उसके जो यहाँ पर सेशन देखेगा पूरा लास्ट तक, ठीक है। अब कोई बोल दे किसी को समझ में नहीं आ रहा है और बोर हो रहा हूं मैं, फिर बताता हूं मैं। हाँ, हो सकते हो क्या। सिर्फ एक लेयर पे कितने सवाल करवाए मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8 7 सवाल। 7 सवाल हमने सिर्फ एक लेयर के सॉल्व करें, 7 सवाल। अब आती नई लेयर स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है। स्ट्रेटोस्फीयर, कभी भी स्ट्रेटोस्फीयर याद आए ना तो बस फ्लाइंग याद कर लिया करो, फ्लाइंग जेट एयरक्राफ्ट्स दैट माय स्टूडेंट्स आर गोइंग टू डू। यहां पर क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन हाइट, वो तो याद करने की जरूरत ही नहीं है। इसको कहा जाता है टेम्परेचर इन्वर्जन, ठीक है। एक बात बताऊं आपको, बिल्कुल दो चीज होती है, एक होता है नॉर्मल लैप्स रेट, नॉर्मल लेप्स रेट, और दूसरा होता है टेम्परेचर इन्वर्जन, ठीक है। बस एक चीज याद रखो, IN से इन और IN से इंक्रीज, बस टिप्स एंड ट्रिक्स, ठीक है। हाइट के बढ़ने से टेम्परेचर इंक्रीज होगा, इधर हाइट के बढ़ने से टेम्परेचर डिक्रीज होगा, बस, ठीक है। आई कैन गिव यू hundreds of reasons to hit the like to this session and hit the comment of this session, ठीक है। इनसे इंक्रीज, हाइट के बढ़ने से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, इसको बोलते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन। तो टेम्परेचर इन्वर्जन इज द फिनोमेना दैट कैरी आउट इन स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है। यहां पर ओजोन लेयर पाई जाती है भाई, और अब यहां पर फ्लाइंग क्यों फ्लाइंग जेट एयरक्राफ्ट के लिए क्यों यहां पर जरूरी है, मैं बताऊं। इट इज फ्री फ्रॉम डस्ट पार्टिकल एंड आइडियल फॉर फ्लाइंग जेट एयरक्राफ्ट। अभी एक सवाल आएगा बढ़िया सा, वो सवाल सॉल्व करेंगे। कोई भी यहां पर वेदर फिनोमेना नहीं होता है, ठीक है, कोई भी वेदर फिनोमेना नहीं होता है। अभी अपन कुछ पढ़ेंगे, एक क्लाउड के बारे में पढ़ेंगे सेकंड वाले सेशन में, कि ओनली सिरस क्लाउड्स आर प्रेजेंट हियर विच आर रेफर्ड टू एज द मदर ऑफ पर्ल क्लाउड, जिन्हें पर्ल क्लाउड की मदर कहा जाता है, ठीक है। अब आती मीजोस्फीयर। मीजोस्फीयर मतलब कि सबसे ठंडी लेयर, इट इज द कोल्डेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड सेपरेटेड फ्रॉम आइनोस्फीयर एट मीजोपॉज, ठीक है। और इसको आइनोस्फीयर अलग करता है, मैंने बताया था ना, आइनोस्फीयर, इन दोनों के बीच में आइनोस्फीयर आ रहा है, तो आइनोस्फीयर अलग करेगा भाई इसको, मीजोस्फीयर को। और मीजोपॉज जो है, अपन ने पढ़ा था ना मीजोपॉज क्या अब मैंने लिख दिया मीजोपॉज, ये लो। अब बताना क्या होता है मीजोपॉज। आपने बोला सर मीजोपॉज एक ऐसी लेयर है जो कि अलग करता है इसी को, जो इसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, मीजो मतलब काय को अलग करेगा, मीजोस्फीयर को। किससे, इसके ऊपर वाले से। इसका ऊपर वाला क्या है, इसका ऊपर वाला क्या है भाई, या तो आप बोल दो गर्म वाला जिसका नाम है थर्मोस्फीयर, या तो आप बोलो गर्म और ठंडे के बीच वाला आइनोस्फीयर, या तो आइनोस्फीयर बोल दो, आपको जो बोलना है वो बोल दो, ठीक है। जो भी बोलोगे चल जाएगा। सो इट इज रेफर्ड टू एज द कोल्डेस्ट पॉइंट, ये सबसे ठंडा पॉइंट है, -90 डिग्री सेल्सियस इतना टेम्परेचर होता है। और अब अपन कुछ आइनोस्फीयर के बारे में पढ़ लें, बस बीच का तो बोल ही नहीं सकते हो, नहीं तो आप कुछ और समझ जाओगे, ठीक है। तो आइनोस्फीयर का मतलब क्या होता है, आइनोस्फीयर रिफ्लेक्ट्स द रेडियो वेव्स टू द अर्थ। फॉर एग्जांपल भाई ये तू है, ठीक है, ये हो आप, कहाँ बनाऊं मैं ये, ठीक है, ये हो आप, ठीक है, स्टार बना देता हूं मैं, ये हो आप स्टार, ठीक है। और ये है आपकी सहेली जिसको बना देता हूं चांद, ठीक है। अब भाई आप फोन लगा रहे हो, ठीक है, बात करने के लिए, ठीक है। तो कॉल ना वो सीधा ऐसे नहीं जाता है, ये ऐसे नहीं जाता है, यहाँ पर ना जो रेडियो वेव्स हैं ये पहले ऊपर जाएंगी, आइनोस्फीयर में रिफ्लेक्ट बैक होंगी, तब जाकर वहां पर पहुंचेंगी, तब आपके चांद सितारे एक होते हैं। ठीक है, या तो भाई तू चांद सितारे एक कर ले, या तो तू 2 सितारे लेकर आ जा, तेरे ऊपर है। अब यहां पर सुनो, मीडियोरॉइड्स वही चीज है,
आइनोस्फीयर रिफ्लेक्ट्स द रेडियो वेव्स टू द अर्थ। यहाँ पर क्या होता है, मीटियोरॉइड्स आर बर्न्ड इन द मीजोस्फीयर। मीटियोरॉइड्स यहाँ पर जलते हैं, ये मी से मीजोस्फीयर, मी से मीटियोरॉइड्स, मीजोस्फीयर में मीटियोरॉइड जलते हैं। यहाँ पर क्या होता है, हाइट के बढ़ने से टेम्परेचर कम होता है, तभी तो इतनी ठंडी लेयर है यार। आखिरी पॉइंट मीजोपॉज आ जाता है, ठीक है। अब इस तरीके से आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो। ये सब आपको ये भी बताया जा रहा है कि कैसे आपको नोट्स बनाना है, कोई बता दे यूट्यूब पर, फिर मैं देखूँ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट टेम्परेचर इज करेक्ट, देखते हैं। टेम्परेचर डिक्रीजेस विथ हाइट इन स्ट्रेटोस्फीयर, गलत। टेम्परेचर इज कांस्टेंट एट डिफरेंट हाइट इन स्ट्रेटोस्फीयर, गलत। टेम्परेचर इंक्रीजेस विद हाइट इन ट्रोपोस्फीयर, क्या टेम्परेचर इंक्रीज होता, क्या नहीं। टेम्परेचर डिक्रीज विथ हाइट इन ट्रोपोस्फीयर विद एन एवरेज रेट ऑफ 6.4 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, एकदम सही बात है। याद रखना, ये 6.45 डिग्री सेल्सियस भी आप याद कर सकते हो, ठीक है। पर किलोमीटर, 1 किलोमीटर ऊपर जाओ इतना टेम्परेचर आपका डिक्रीज हो जाएगा। काय में, ये होता है ट्रोपोस्फीयर में, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। चलो, एयर मूवमेंट राइजेस, एयर टेम्परेचर राइजेस विद हाइट इन, मतलब एयर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता है। हाइट के बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ रहा है, वो कहाँ पर, स्ट्रेटोस्फीयर में, ठीक है। हाइट के बढ़ने से टेम्परेचर, ट्रोपोस्फीयर में तो कम होता है। द स्ट्रेटोस्फीयर इज सेड टू बी आइडियल फॉर फ्लाइंग जेट एयरक्राफ्ट। स्ट्रेटोस्फीयर को मतलब जेट एयरक्राफ्ट उड़ाने के लिए आइडियल माना जाता है, ऐसा क्यों है। दिस लेयर इज रिच इन ओजोन एंड रिड्यूसेस फ्यूल कंजम्पशन, मतलब फ्यूल कंजम्पशन कम करती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है, जो कि इंजन की एफिशिएंसी बढ़ाता है, गलत। दिस लेयर इज आउट ऑफ फायरिंग रेंज ऑफ एंटी एयरक्राफ्ट गन, अरे ना भाई, यहाँ पर क्या क्लाउड्स वगैरह नहीं है और वेदर फिनोमेना नहीं होते, जिसकी वजह से मतलब इजीली यहाँ पर जेट एयरक्राफ्ट बिना किसी हिंड्रेंस और बैरियर के यहाँ पर चले जाता है, ठीक है। Which of the following protects life on the earth from the harmful radiations of the sun? यार सभी को पता है, ओजोन लेयर, ओजोन लेयर ही तो करती है। और ओजोन लेयर कहाँ प्रेजेंट है, स्ट्रेटोस्फीयर में। ये कुछ 4 सवाल हैं, सुनना ध्यान से। ओजोन लेयर लाइज इन, कहाँ पर है, स्ट्रेटोस्फीयर में। द हाइट ऑफ द ओजोन लेयर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, मतलब ओजोन लेयर की हाइट कितनी मैंने बताई थी ना, 30 से 50 किलोमीटर, तो ऑप्शन नंबर बी 40 से 50 किलोमीटर ऑन एंड एवरेज सही। वायरलेस कम्युनिकेशन इज रिफ्लेक्टेड टू द अर्थ सरफेस, जो वायरलेस कम्युनिकेशन होता है ना, चांद सितारे बात करते हैं, वो रिफ्लेक्ट कौन करता है भाई, रिफ्लेक्ट करेगा आइनोस्फीयर। द फंक्शन ऑफ ओजोन लेयर इन दी स्ट्रेटोस्फीयर इज व्हाट, क्या फंक्शन है यार। आखिरी वाला जब आप रीड करोगे ना, टू प्रिवेंट अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इफेक्ट ऑन द ग्राउंड, मतलब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का जो इफेक्ट है उससे बचाना, ये स्ट्रेटोस्फीयर का काम है। क्यों, क्योंकि जितनी भी ओजोन लेयर है वो पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। खत्म भाई, एकदम जोश तो आपका ऊपर चढ़ रहा होगा, ठीक है। आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड द फायर इन द बेली एंड द पैशन इन द हार्ट यू गाइस आर हैविंग राइट नाउ, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफ्लेक्शन ऑफ द रेडियो वेव्स, कौन रेडियो वेव्स को कौन डिफ्लेक्ट करेगा, आइनोस्फीयर। कौन सी लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज यूज्ड फॉर टेलीकम्युनिकेशन, आइनोस्फीयर। इन विच एटमॉस्फेरिक लेयर आर कम्युनिकेशन सैटेलाइट लोकेटेड, कहाँ पर कम्युनिकेशन सैटेलाइट पाई जाती है। ये वाला क्वेश्चन आप मेरे को कमेंट सेक्शन में, आंसर इज आइनोस्फीयर, ठीक है। अब आता है थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर मतलब कि टेम्परेचर इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन हाइट। यहाँ पर एटमॉस्फेयर एक्सपीरियंस करता है इज द हाईएस्ट टेम्परेचर एट थर्मोपॉज दैट सेपरेट द थर्मोस्फीयर फ्रॉम एक्सोस्फीयर। दिस इज द हॉटेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। एक्सोस्फीयर क्या है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। हाइड्रोजन और हीलियम यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं इस लेयर में, एक्सोस्फीयर में, और 900 किलोमीटर की हाइट पर है। एंड दिस इज द ट्रांजिशनल लेयर बिटवीन अर्थ के एटमॉस्फेयर एंड दी स्पेस, मतलब अर्थ के एटमॉस्फेयर और स्पेस को इवेंचुअली कौन अलग करती है, एक्सोस्फीयर, क्योंकि ये आखिरी लेयर है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ इंफॉर्मेशन आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना। यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं, इट इज नोन दैट द एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू सम लेयर। हाँ जी, पता है किस लेयर में द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हीलियम गैस मैक्सिमम, तो ना ही ट्रोपोस्फियर ना ही स्ट्रेटोस्फियर। ऑप्शन नंबर सी ऐड करो, एक्सोस्फियर। अभी तो बताया एक्सोस्फियर में ही आपका क्या पाया जाता है, हीलियम। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। कंसिडर द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर। Which one among the following is the correct sequence of the layers with increasing altitude from the earth surface, मतलब from surface to the top। तो अपन ने क्या पढ़ा है, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर। मतलब ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर ऑलरेडी सीक्वेंस में दिए हैं। 1 2 3 4 इज करेक्ट, ठीक है। 1 2 3 4 इज करेक्ट। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ अपवर्ड इज कॉल्ड, मतलब फ्रॉम दी सरफेस टू अप, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, आइनोस्फियर, मेसोस्फियर। भाई अब ये कहानी पता काय में फंसाएगा,
ट्रोपोस्फियर के बाद स्ट्रेटोस्फियर, या तो ये होगा या तो ये होगा। मगर देखो ये मीजोस्फियर है या आइनोस्फियर है, ये थर्मोस्फियर है, तो पहले मीजो आएगा फिर आइनो आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, मैंने इसलिए आपको बता दिया। आप कॉमन सेंस लगाओ, सन की तरफ वाला वो गर्म होगा ना। अब आप ये मत बोलना तो फिर एक्सोस्फियर गर्म क्यों नहीं होता, वो तो एक ट्रांजिशनल लेयर है ना, पहले ही अलग कर दी हमने। तो एक क्या है थर्मो, एक क्या है मीजो, और बीच में क्या है आइनोस। बस मीजोस आइनोस थर्मोस, आंसर आपने कर दिया। ये यूपीपीएससी मेंस में सवाल पूछा हुआ है, बढ़िया सवाल है, अपने रूम में चिपका लेना। ठीक है, लेयर और उसकी कैरेक्टरिस्टिक। ट्रोपोस्फियर क्या वेदर फिनोमेना करता है? बिल्कुल भाई, वेदर फिनोमेना सारे यहीं पर होते हैं। स्ट्रेटोस्फियर मतलब क्या, ओजोन लेयर है? बिल्कुल है। आइनोस्फियर मतलब रेडियो वेव्स रिफ्लेक्ट होती हैं अर्थ सरफेस के ऊपर, बिल्कुल होती हैं। मीजोस्फियर ऑरोरा नहीं, ऑरोरा जितने भी होते हैं ना ये आपको थर्मोस्फियर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर नहीं। तो कितनी सही है? 1 2 3 आर करेक्ट। ठीक है भाई, लेयर्स ऑफ दूसरा जो टॉपिक है वो भी खत्म हो गया, लेयर्स ऑफ द अर्थ। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि भाई अर्थ को एनर्जी मिलती कहाँ से? ठीक है, ये जो जितना भी आपको यहाँ पर दिख रहा है ना, जो फ्लो चार्ट आपको दिख रहा है, जैसे ही मैं आपको 3 टॉपिक खत्म कराऊंगा, इंसुलेशन, टेम्परेचर और प्रेशर बेल्ट, आप बोलोगे सर मजा आ गया। ठीक है, वहीं से आपका माइंडसेट ये हो जाएगा कि ये फ्लो चार्ट अब हम समझाते हैं, इसलिए अभी इसको रखो। ये दिस इज नथिंग बट द क्रक्स। ठीक है, दिस इज नथिंग बट द कंक्लूजन, आखिरी में दूंगा। ये तो बस मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसा हो जाएगा। बाकी हाँ, द सोर्सेस ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस को जो एनर्जी मिलती है उसके 2 सोर्स हैं। पहला है सोलर रेडिएशन और दूसरा एंडोजेनिक फोर्सेस। 2, सोलर रेडिएशन और एंडोजेनिक फोर्सेस। ठीक है, अब आगे बढ़े। बिल्कुल सर। देखो अब मैं बताता हूं इंसुलेशन क्या होता है। सन से आने वाली रेडिएशन, ठीक है, इनकमिंग का इन, सोलार का सोला, ठीक है, इंसोले, और रेडिएशन का शन, क्या बन गया? इंसुलेशन। मतलब सन से आ रही रेडिएशन, मतलब इनकमिंग। ठीक है, द इनकमिंग सोलर रेडिएशन आर कॉल्ड इंसुलेशन। जब ये इनकमिंग सोलर रेडिएशन क्या करती है पता है? मैं आपको बता रहा हूं। ये अर्थ का एटमॉस्फेयर आपको दिख रहा है, इसके अंदर जाएंगी, कुछ रिफ्लेक्ट बैक होंगी, मैं मान रहा हूं, कुछ एब्जॉर्ब भी होंगी, कुछ स्कैटर्ड भी होंगी, मगर अर्थ के जो अर्थ है, अर्थ में यहां पर अंदर आएंगी। अब जब अर्थ के अंदर आएंगी ना, अर्थ क्या करेगा? अर्थ का एक फंडा है भाई, जितना एब्जॉर्ब करे उतना रिलीज कर देगी। अर्थ क्या करेगी? पूरी की पूरी रिलीज कर देगी। तो जो रिलीज करेगी अर्थ, उसको बोलेंगे लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। सो द इंसुलेशन एब्जॉर्ब्ड एंड देन रिलीज्ड बाय द अर्थ is called long wave terrestrial radiation in the form of photons. Incoming solar radiations are the radiations which are emitted by the sun and being absorbed only by the sun. ठीक है, समझ में आया? अब इंसुलेशन, the earth receives its most of its energy through incoming solar radiation in short wavelength, इन्हें कहा जाता है इंसुलेशन। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इंपैक्ट करते हैं इंटेंसिटी ऑफ इंसुलेशन? यार मैं सीधे ही बता दूं आपको, पेज खोल के अपना, जो कि जैसे आपको नोट्स लिखने हैं, बिल्कुल भैया वैसा देखो, वैसा बता देता हूं। यहां पर देखो, ये आपको जैसे नोट्स कॉपी में लिखने हैं ना, ये तो इंसुलेशन तो मैंने आप सभी को बता दिया। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इंसुलेशन मतलब जो सन से रेज आ रही हैं, ठीक है, और आकर जो अर्थ है, अर्थ में एब्जॉर्ब हो रही है और अर्थ का टेम्परेचर है उसको बढ़ा रही है। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं उस इंसुलेशन को इंपैक्ट करते हैं, उसकी इंटेंसिटी को इंपैक्ट करते हैं? पहला इज द रोटेशन ऑफ द अर्थ विद द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 66.5 डिग्री। जैसे ये अर्थ है, ये ऐसी नहीं है, ये ऐसी है। ठीक है, समझना, दोबारा बता रहा हूं, ये अर्थ है, ये ऐसी नहीं है, ऐसी है। यहां पर 23.5 डिग्री टिल्टेड है, यहां पर 66.5 डिग्री टिल्टेड है। तो ये जो टिल्ट देखने को मिल रहा है ना, ये टिल्ट ऐसा, इसकी वजह से सन से आने वाली रेडिएशन, अब इस टिल्ट की वजह से इक्वेटर ऐसा हो जाएगा, कैंसर ऐसा हो जाएगा, कैप्रिकॉर्न ऐसा हो जाएगा। तो आप कॉमन सेंस से लगाओ, कॉमन सेंस से लगाओ, ये वाला जो एरिया है यहाँ पर ज़्यादा रेज आएंगी ना। ठीक है, तो ये एरिया ज़्यादा, मतलब इसलिए अपन बोलते हैं ना ट्रॉपिक्स और इक्वेटोरियल रीजन, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर ज़्यादा रेज आती हैं। क्लियर है सभी को? जी सर क्लियर है। तो ये रोटेशन ऑफ द अर्थ विद एन इंक्लिनेशन ऑफ 66.5 डिग्री टू द प्लेन ऑफ ऑर्बिट। अब सेकेंड यहां पर क्या है? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ सन्स रेज। ठीक है, सन की रेज का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आपको सभी को बताया। एक बात मैं आप सभी को बता रहा हूं, सन की जो रेज है, ठीक है, सन की जो रेज है वो किस प्रकार से आती हैं? इस प्रकार से आती हैं। यहां पर तो परपेंडिकुलर पड़ेंगी और कुछ यहां पर ऐसे, ठीक है, इधर स्लेंटिंग, इनको बोलते हैं स्लेंटिंग रेज। ठीक है, दीज आर द स्लेंटिंग रेज।
और ये जो आ रही हैं दीज आर दी परपेंडिकुलर रेस, ठीक है, वो स्लेंटिंग और ये परपेंडिकुलर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जो स्लेंटिंग रेस है आप कॉमन सेंस लगाओ, ये उधर जाकर ज्यादा एरिया कवर करेंगी, ध्यान से सुनना, ये ज्यादा एरिया कवर करेंगी। तो अब यदि आप एक चॉकलेट लेकर आए, यदि आपका सिर्फ एक भाई है तो आधी चॉकलेट आप खाओगे, आधी वो खाएगा। मगर आपके 2 कजन और आ गए, मतलब 4 लोग हो गए, तो चॉकलेट के 4 हिस्से होंगे, तो भाई वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। उसी तरीके से इंसुलेशन का जब एरिया बढ़ता है तो इंसुलेशन पर यूनिट एरिया के हिसाब से क्या हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। वही चीज यहाँ पर लिखी है, तो आप ध्यान से पढ़ो कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द सन्स रेस ये डिपेंड करता है लैटिट्यूड के ऊपर, ठीक है। देखो जितना ज्यादा लैटिट्यूड होगा द लेस इज द एंगल दे मेक विद द अर्थ सरफेस। कैसे, आप ये बताओ, यहां पर जो एंगल बनेगा, यहां पर ये 90 डिग्री है, मगर यहां पर जो बनेगा ये 30 डिग्री है। तो अब कॉमन सेंस लगाओ, जितना हायर द लैटिट्यूड इज द लेस इज द एंगल दे मेक विद द अर्थ सरफेस, उतना ही छोटा एंगल बनाएंगे, मतलब कि जिसकी वजह से स्लेंटिंग रेज निकलेंगी। अब स्लेंटिंग रेज निकलेंगी मतलब कि ज्यादा एरिया ऑक्यूपाई करेंगी, मतलब एनर्जी वहां पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। फिर तीसरा आता है लेंथ ऑफ द डेज। आपने देखा होगा जब दिन बड़ा होता है, ठीक है, दिन बड़ा होता है, क्यों होता है, क्योंकि इंसुलेशन ज्यादा रिसीव होती है ना यार। जब दिन बड़ा होता है, समर सोल्स्टिस अपन ने पढ़ा है, उस टाइम पर इंसुलेशन काफी हाई लेवल में रिसीव होती है। फिर आता है डिस्टेंस फ्रॉम दी सन। अफिलियन का मतलब 4 जुलाई और पेरिहिलियन का मतलब 3 जुलाई। पेरिहिलियन मतलब जब सन और अर्थ पास में होते हैं, उस टाइम पर जो इंसुलेशन है वो हायर अमाउंट में अर्थ को रिसीव होगी। क्यों, क्योंकि दोनों पास पास में है ना, इंसुलेशन काफी ज्यादा होगी, एपिलियन में कम होगी। आखिरी आता है ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमॉस्फेयर। भाई एटमॉस्फेयर में यदि डस्ट, वाटर वेपर, ये सारी चीजें प्रेजेंट है, तो ये क्या करते हैं, जो सन से आ रही इंसुलेशन है इसको क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये लोग एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो प्रॉपर अमाउंट में मतलब पहुंच नहीं पाती, जो जितनी एज इट इज जितनी सन से आ रही है वो आती नहीं है। तो ये भी है, जितना ज्यादा एटमॉस्फेयर ट्रांसपेरेंट रहेगा उतनी ज्यादा इंसुलेशन आएगी, और जितना ओपेक रहेगा, मतलब जितने डस्ट पार्टिकल, वाटर वेपर रहेंगे, उतनी ही इंसुलेशन एब्जॉर्ब होगी और रिफ्लेक्ट बैक होगी, ठीक है। बस यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, ये स्लेंटिंग रेज है। ये देखो 23.5 डिग्री ऐसा, मगर यहाँ पर 90 डिग्री, उधर स्लेंटिंग रेज आ रही है। सो द रेडियंट एनर्जी फ्रॉम द सन दैट स्ट्राइक्स द अर्थ इज कॉल्ड, मतलब ऐसी एनर्जी जो कि सन रेडिएट कर रहा है और अर्थ को स्ट्राइक करती है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंसुलेशन। दिस इज कॉल्ड इंसुलेशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स मोर सनलाइट एज कंपेयर टू दी 3। देखो एक बात बता रहा हूँ, द अमाउंट ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड बाय द सरफेस, उसको हम लोग बोलते हैं, इज कॉल्ड इट्स एल्बिडो। उसको एल्बिडो, जो जितना रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्लेक्शन, जो रिफ्लेक्टेड लाइट रहती है ना, उसको बोलते हैं उसकी एल्बिडो। तो एल्बिडो पता किसकी ज्यादा रहती है, एल्बिडो हाई रहती है लाइट कलर्ड सब्सटेंस की, ठीक है। तो आप सभी को पता होना चाहिए, यहां पर जो बोल रहा है ना, लैंड कवर्ड विथ फ्रेश स्नो, इसकी सबसे ज्यादा क्या होती है, इसके इसमें एल्बिडो रहेगी। क्योंकि लाइट व्हाइट कलर का है ना भाई, सैंड डेजर्ट, पैडी क्रॉपलैंड, प्रेरी लैंड, इनका नहीं है, ठीक है। सो द लैंड कवर्ड विथ फ्रेश स्नो, कहीं पर भी आप दिखे तो आप लगा देना, इसमें क्या होता है, एल्बिडो काफी ज्यादा रहती है, मतलब ये ज्यादा रिफ्लेक्ट करते हैं सनलाइट। अब यहां पर क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है भाई, प्रेजेंस, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इज हाईली वेरिएबल इन द लोअर एटमॉस्फेयर। आप एक बात मेरे को बताओ यार, जो ये अर्थ है, ठीक है, इस अर्थ में लेयर्स ऐसी हैं, अर्थ के एटमॉस्फेयर में लोअर लेयर कौन सी है, ये यहां पर जो वाटर वेपर प्रेजेंट है यार, ये तो ज्यादा है ना, कांस्टेंट है, ये ऊपर वेरिएबल है। नॉट ट्रू, पहला ही वाला नॉट ट्रू है यार, पहले ही वाला नॉट ट्रू है ना। इधर तो बढ़िया लेवल में प्रेजेंट है ना, वेरिएबल कहां पर है, कांस्टेंट है। इधर तो वाटर वेपर अच्छी खासी प्रेजेंट है यहाँ पर, ठीक है। बढ़िया सर, मजा आ गया। चलो अब एक मैं आपको बात बता रहा हूं। अब जैसे ये सन है, ठीक है, ये सन है और यहां पर क्या है, ये अर्थ है। सन क्या कर रहा है, सनलाइट ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके बहुत ज्यादा सनलाइट रिलीज कर रहा है, ठीक है, सनलाइट यहां पर दे रहा है और अर्थ वहां पर जाकर उसको एब्जॉर्ब करेगा। यहां पर अपन क्या करते हैं कि यूनिट एरिया ले लेते हैं और एक यूनिट टाइम ले लेते हैं। ये क्यूब बना लिया, मतलब कि ये क्या है, दिस इज अवर यूनिट एरिया, और अपन कंसिडर कर लेते हैं यूनिट टाइम, ठीक है। तो अब मेरी बात सुनना, द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव्ड इन यूनिट एरिया बिटवीन सन एंड अर्थ, एक यूनिट एरिया में एक यूनिट टाइम में सोलर एनर्जी रिसीव हो रही है सन और अर्थ के बीच में, इसको कहा जाता है सोलर कांस्टेंट।
और इसकी यूनिट है कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। और कितनी है पता? 1.94 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। अब सुनना मेरी बात, एक बढ़िया सी बात बता रहा हूं आपको। जो मैक्सिमम इंसोलेशन है इज रिसीव्ड एट द ट्रॉपिक्स देन इक्वेटर। पता है ट्रॉपिक्स पर ज्यादा है जो इंसोलेशन है। क्यों? क्योंकि अर्थ जो है हमारी, जो अर्थ है ना, ये अर्थ है टिल्टेड। इस अर्थ के टिल्ट की वजह से ये ऐसी नहीं है, ऐसी है, तो इक्वेटर तो नीचे चला गया। तो ये वाला जो रीजन है ये क्या है? ट्रॉपिक। ठीक है, ये ट्रॉपिक है, तो यहां पर ज्यादा अर्थ की रेज आती है। क्यों? वो सन की रेज आती है क्योंकि ये वाला पार्ट टिल्टेड है ना। यदि अर्थ का पार्ट टिल्टेड है तो ऊपर वाली ज्यादा जाएगी। कॉन्टिनेंट ज्यादा, ओशन कम, सेम लैटिट्यूड पर। आप ये भी देखो, कॉन्टिनेंट ज्यादा और ओशन कम। और ये चीज मैं बताऊंगा आपको, बस सेम लैटिट्यूड पर अब भी मैं बताता हूं आपको ये वाली चीज कैसे है। 2 मिनट रुको, बस एक मैं आपको एक जादू की छड़ी दे दूं। वो क्या कि ये जो टॉपिक अब भी मैंने पढ़ा है सोलर कांस्टेंट, इसमें सवाल आने की प्रोबेबिलिटी हाई नहीं है, मगर मैं आपको ऐसे हाथ में रख के दे रहा हूं कि भाई ये सवाल जो है ना ये करके चले जाओ, इसके बाहर सोलर कांस्टेंट का कोई सवाल नहीं आएगा। ये 4 सवाल, ठीक है। एफकेट, यूजीसी नेट और एमपीपीएससी के 4 सवाल हैं। द वैल्यू ऑफ सोलर कांस्टेंट इज, क्या वैल्यू है? याद रखना 1366 वॉट पर एम स्क्वायर, ठीक है, पर मिनट स्क्वायर। तो 1366 पर एम स्क्वायर, ठीक है। ये अलग फॉर्म में लिखी हुई है, इसकी यूनिट चेंज कर दी, इसलिए याद कर लेना। सोलर कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिसीव्ड, आधी लिखा है। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिसीव पर यूनिट टाइम, आधा लिखा है। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिसीव पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, आधा लिखा है। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिसीव पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू दी सन रेज, ये 4th सही, ठीक है। सो द वैल्यू ऑफ सोलर एनर्जी एब्जॉर्ब्ड पर स्क्वायर मीटर फ्रॉम द अर्थ, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ पर सेकेंड। तो यहाँ पर 1366 करा है ना, कुछ मत करो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर क्या जाएगा? 1.36 किलो जूल। वॉट का किलो जूल हो जाएगा, बस 1.36 हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखा है? द पर मिनट सोलर एनर्जी रिसीव्ड ऑन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एट द आउटर सरफेस ऑफ द प्लेन इज कॉल्ड, इसको क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज कॉल्ड सोलर कांस्टेंट। ये भी तो सोलर कांस्टेंट को बोल रहा है, कितनी पर मिनट सोलर रेडिएशन रिसीव कर रहा है, कितने में? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एट द आउटर सरफेस ऑफ द प्लेन। बात वही है, घुमा फिरा कर वही बोल रहा है, ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहां पर क्वेश्चन आता है कि यार हीट जो है वो ट्रांसफर कैसे होती है एटमॉस्फेयर में। ये ना एक टॉपिक होता है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का मैं आपको पढ़ाऊंगा। उसमें बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। हीट ट्रांसफर 3 तरीके से होती है। एक होता है कंडक्शन, ठीक है, एक होता है कन्वेक्शन, ठीक है, और एक होता है रेडिएशन, ठीक है। ये 3 चीज हैं, इसलिए इसके पीवाईक्यू भी मैंने अभी इंक्लूड नहीं करना है। तो अभी के लिए अपन ये वाले टॉपिक को छोड़ रहे हैं। बेसिकली मैं बता दे रहा हूँ, ऐसे मैं नॉर्मली चॉकलेट का एग्जाम्पल देकर इसको बताता हूँ, अच्छे से समझ में आता है। देखो कंडक्शन मतलब कि ऐसे ही ट्रांसफर होगी विदाउट द चेंज इन द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। पार्टिकल में कोई भी चेंज नहीं आएगा, पार्टिकल्स डू नॉट मूव। और ये मोस्टली कहाँ पर? सॉलिड में देखने को मिलता है, यहाँ पर कोई भी मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। कन्वेक्शन में यहाँ पर बल्क में मूवमेंट होता है, ठीक है, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बल्क में मूव करते हैं। और ये लिक्विड और गैसेस में देखने को ज्यादा मिलता है, लिक्विड और गैसेस में देखने को मिलता है। रेडिएशंस को कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं है, कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं है, फोटॉन्स के फॉर्म में चेंज होता है, जैसे लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, ठीक है। ये प्रॉपर यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको अभी मैं कवर नहीं कर रहा हूं, नहीं तो क्या आपको लगता है मैं इस तरीके से कोई भी टॉपिक छोड़ दूंगा? आई एम नॉट कवरिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक। अब यहाँ पर एक आता है हीट बजट, ठीक है, ये कोई मतलब का नहीं है, कोई मतलब, बस समझो और आगे बढ़ो। एक बेसिक फंडा याद रखना, देखो क्या होता है, ये सन से आ रही रेस, इसको हमने बोला इनकमिंग सोलर रेडिएशन। ये काई को हिट करेंगी? ये हिट करेंगी अर्थ के एटमॉस्फेयर को। अब जब अर्थ के एटमॉस्फेयर को इन्होंने हिट करा, अर्थ के सरफेस में जाकर एब्जॉर्ब होंगी, तो अर्थ का फंडा क्या होता है? जितना एब्जॉर्ब करा उतना रिलीज कर दिया। यदि मैंने बोल दिया एक्स यूनिट इसने एब्जॉर्ब करी, तो ये पूरी की पूरी रिलीज कर देगी। मगर पता दिक्कत क्या है? जो हमारा जो एटमॉस्फेयर है ना, इसमें कुछ चीजें ऐसी प्रेजेंट है, जैसे CO2, ठीक है, वो CO2 क्या करेगा? इसको अपने अंदर दोबारा वो रेस को डाल देगा, जिससे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो काफी हद तक बढ़ता है। मैं आपको एग्जांपल बता दे रहा हूं, रटना मत, इसको याद मत करना, बस समझो, ऐसे ही पढ़ के चले जाओ। एटमॉस्फेयर के टॉप पर इंसुलेशन जो रिसीव हुई वो कितनी है? 100, ठीक है। सुनो, ये सबसे बोरिंग पार्ट है इस सेशन का, बस 4 मिनट और चलेगा, उसके बाद फिर बढ़िया पार्ट आ जाएगा। सबसे एक्साइटिंग पार्ट अब चालू होगा, है ना। 100 आया, जिसमें से 65 एटमॉस्फेयर के अंदर आया, और जो 35 है वो ऑलरेडी रिफ्लेक्ट कर गया और स्कैटर हो गया स्पेस में।
35। अब इन 35 में 27 क्लाउड ने करा, 2 स्नो और आइस ने करा और 6 स्पेस में चला गया। अब सुनना, 65 जैसे ही एटमॉस्फेयर में एंट्री ली 65 ने, एटमॉस्फेयर में एंट्री की बात चल रही है, ये है ना, ये यदि पूरी की पूरी नीचे अर्थ है, ये यदि हमारी अर्थ है, तो अब ये जो एटमॉस्फेयर आपको दिख रहा है ना, इसमें एंट्री कितने में ली? 65। ठीक है, 65 ने एंट्री ली, इसमें 14 ऑलरेडी एब्जॉर्ब हो गई, 14 एब्जॉर्ब बाय एटमॉस्फेयर। अब जो 51 है, इट इज एब्जॉर्ब बाय द अर्थ सरफेस। मतलब सोचो 100 आई थी, 51 मतलब इवेंचुअली अर्थ के अंदर गई, तो 65 यहां एंटर करी, फिर आखिरी में जाके अर्थ के अंदर 51। अब अर्थ का फंडा कैसा है कि नाउ अर्थ विल रेडिएट बैक द एब्जॉर्ब्ड 51 यूनिट्स इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। पूरी की पूरी रेडिएट बैक कर देगी। इस 51 में से 17 स्पेस के पास और यहाँ पर 34 एटमॉस्फेयर के पास, है ना, 34 एटमॉस्फेयर के पास, 6 एटमॉस्फेयर में डायरेक्टली, 9 कन्वेक्शन और टर्बुलेंस के पास, ठीक है, और 19 लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन की वजह से। अब मैं आपको एक बात बता रहा हूं, अब आप एक बात देखो, ये जो एटमॉस्फेयर में 34 है ना, ये अभी भी अपने एटमॉस्फेयर में है। यहां पर दिक्कत ये होगी कि ये इट विल अगेन क्या करेगा, लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है ना, वो दोबारा CO2 उसको अपने अंदर डाल देगी। ठीक है, जिसकी वजह से पता क्या होगा, जिसकी वजह से होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। अर्थ क्या होती है, हीटअप होती है, क्योंकि अर्थ ने तो जितना लिया था उतना रिलीज कर दिया, मगर एटमॉस्फेयर में कुछ एलिमेंट्स ऐसे प्रेजेंट है जो कि फिर से अर्थ के सरफेस में डाल देगी, जिसकी वजह से अर्थ का सरफेस हीटअप होता है। अब यहां पर क्वेश्चन है, अर्थ का एटमॉस्फेयर इज मेनली हीटेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग? कौन सबसे ज्यादा हीटअप करता है यार? अर्थ का एटमॉस्फेयर ज्यादा हीट कौन करेगा? इनकमिंग सोलर रेडिएशन नहीं भाई, लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन ज्यादा हीट करती है। अपन एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं, आप ही को बताओ, ये अर्थ है, ठीक है, और ये उसका एटमॉस्फेयर है, ठीक है, आप कॉमन सेंस से लगाओ, ये अर्थ है और ये उसका एटमॉस्फेयर है। तो ये जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन आई, सीधे कहां पर गई? अर्थ के सरफेस में। ये सरफेस है, ठीक है, और ये एटमॉस्फेयर है, ठीक है। तो अर्थ के सरफेस को गर्म किसने करा? इनकमिंग सोलर रेडिएशन। अर्थ ने पूरी की पूरी रिलीज कर दी लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के फॉर्म में, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर गर्म हो गया। तो लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हीटिंग अर्थ का एटमॉस्फेयर एंड शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हीटिंग द अर्थ सरफेस। दोनों में अंतर है, ठीक है। चलो, अब ये क्लाउडी नाइट, ये छोड़ो, ये सवाल बढ़िया है भाई, बहुत शानदार सवाल है। अ माउंटेन इज 3000 मीटर हाई। एक पहाड़ है भाई, ठीक है, ये पहाड़ है, इसकी हाइट कितनी है? 3 किलोमीटर, 3000 मीटर, ठीक है, इतना जमीन से। इफ द टेम्परेचर एट इट्स बॉटम इज 30 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर कितना है? 30 डिग्री सेल्सियस है। तो पूछ रहा है टॉप पर टेम्परेचर कितना होगा। आप सभी को पता है, जितने भी ये माउंटेन्स वगैरह प्रेजेंट है, ये सारे ट्रोपोस्फियर में प्रेजेंट होंगे। अपन ने एक बढ़िया सी चीज पढ़ी है, नॉर्मल लेप्स रेट। क्या पढ़ा है कि यदि 1 किलोमीटर की हाइट बढ़ाओगे, ठीक है, तो 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होगा। आपने 3 किलोमीटर की हाइट बढ़ाई, तो 6.5 मल्टीप्लाई बाय 3, मतलब 5 3 15, और ये हो जाएगा 19.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होगा। तो ग्राउंड पे है 30 सेल्सियस, है ना, तो यहां पर ऊपर जाओगे तो 30 में से माइनस कर दो 19.5, तो कितना बचेगा भाई? 10.5 बचेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका था कि नहीं? बढ़िया सवाल था कि नहीं? सही बताना, बढ़िया था ना? सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बढ़िया बढ़िया तरीके से ये वाला क्वेश्चन देखो, ठीक है, बड़ा कर देता हूं इसको। द एटमॉस्फेयर रिसीव्स मोस्ट ऑफ द हीट, एटमॉस्फेयर रिसीव्स मोस्ट ऑफ इट्स हीट ओनली इनडायरेक्टली फ्रॉम द सन। बोला था ना, मतलब एटमॉस्फेयर जो है, यहां पर एटमॉस्फेयर की बात चल रही है, ठीक है। एटमॉस्फेयर एक डायरेक्टली करता है और एक इनडायरेक्टली करता है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली कैसे करता है? डायरेक्टली कहां से करेगा? डायरेक्टली फ्रॉम अर्थ, अर्थ का सरफेस, और इनडायरेक्टली फ्रॉम सन। अभी बताया ना, दोबारा बताऊं भाई? देखो, ये अर्थ है, मुझे देखो, ठीक है, अर्थ है, अर्थ में रेडिएशंस आई, ठीक है, तो अर्थ का सरफेस गर्म हो गया। अब इस अर्थ के सरफेस ने जितनी रेडिएशन एब्जॉर्व करी, उसने रिलीज करी, तो जब रिलीज करी वो एटमॉस्फेयर में गई, जिससे एटमॉस्फेयर गर्म हो गया।
तो एटमॉस्फेयर को गर्म करने के लिए सन रिस्पॉन्सिबल थोड़ी ना है, सन तो इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है, डायरेक्टली तो अर्थ है ना, क्योंकि अर्थ ने उसको हीट दी। तो भाई पहला वाला एकदम सही है, बिल्कुल सही है। रीजन क्या लिख रहा है? द कन्वर्जन फ्रॉम शॉर्ट वेव सोलर टू लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन टेक्स प्लेस एट द अर्थ सरफेस, क्योंकि यहाँ पर अर्थ सरफेस के पास जो शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन काय में चेंज हो जाती है, लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन में। बिल्कुल रीजन एकदम सही है, बोथ आर करेक्ट। एकदम मजेदार हाई लेवल का क्वेश्चन था, ठीक है। सो आई होप यू ऑल आर रेडी विद योर वेपन्स अगेन, ठीक है। आप क्योंकि रिकॉर्डेड सेशन देख रहे हो, थोड़ा ब्रेक लेना है तो आप ले सकते हो, ठीक है, पॉज करके 5 मिनट का, मगर दोबारा आपको वापस भी आना होगा। मैं पानी पी लूं। टेम्परेचर क्या होता है? ठीक है, टेम्परेचर यार इंसुलेशन का जब इंटरेक्शन होता है एटमॉस्फेयर के साथ, ठीक है, जब इंटरेक्शन होता है इंसुलेशन का एटमॉस्फेयर के साथ, तो जो अर्थ का सरफेस है ना, वो एक हीट क्रिएट करता है, जिसको हम टेम्परेचर की फॉर्म में मेजर करते हैं। इसी को हम लोग टेम्परेचर बोलते हैं। टेम्परेचर इज द मेजरमेंट इन डिग्रीज ऑफ हाउ हॉट और कोल्ड अ थिंग और प्लेसेस, कोई भी चीज कितनी गर्म है और ठंडी है, इसको टेम्परेचर बोलते हैं। अब डायरेक्टली मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से जो नोट्स आपके खोल के बता दूं, जैसे आपको लिखना है कौन कौन सी चीजें हैं, ठीक है, जिसके ऊपर टेम्परेचर, कौन कौन से फैक्टर्स हैं अफेक्टिंग टेम्परेचर। तो देखो, पहली चीज जो फैक्टर्स जो कि टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, पहला है लैटिट्यूड। आप सभी को पता है, लो लैटिट्यूड हाई टेम्परेचर, हाई लैटिट्यूड लो टेम्परेचर। इसका मतलब क्या है? जैसे ये अर्थ है, ठीक है, यहाँ पर इक्वेटर है, मगर ऊपर तो बर्फ है ना, पोल, तो ये क्या है? हाई लैटिट्यूड है। तो हाई लैटिट्यूड टेम्परेचर लो, यहां पर लो लैटिट्यूड टेम्परेचर हाई, ठीक है। अब यहां पर आता है ऑल्टीट्यूड्स। ऑल्टीट्यूड्स का मतलब होता है हाइट। भाई आप सभी को पता है यार, नॉर्मली ट्रोपोस्फेयर में हाइट के बढ़ने से टेम्परेचर कम होता है ना, ये भी तो इंपैक्ट कर रहा है। 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, जिसको हम नॉर्मल लैप्स रेट बोलते हैं। फिर आता है डिस्टेंस फ्रॉम द सी। आप एक चीज अपने दिमाग में हमेशा रखना, हमेशा, है ना, हमेशा एक कैरेक्टरिस्टिक है, जो जमीन है ना, लैंड, ये जल्दी से हीट्स अप क्विकली, ये जल्दी से पता गर्म हो जाती है। और सेम विद द कूल डाउन, ठीक है, इट कूल्स डाउन क्विकली, ठीक है, जल्दी से गर्म भी हो जाती है और ठंडी भी हो जाती है, मगर ओशन को समय लगता है। तो आपको पता है, जो लैंड एरिया है, लैंड एरिया के कांटेक्ट में जितनी भी चीज होगी, लैंड एरिया के कांटेक्ट में जितनी भी चीज होगी, वो जल्दी से गर्म हो जाएगी, ठीक है, जल्दी से गर्म हो जाएगी, वहां पर टेम्परेचर ज्यादा रहेगा। जो सी के अराउंड जो एरिया रहेगा, आप सभी को पता है समुद्र का टेम्परेचर धीरे धीरे करके बढ़ता है, आराम से बढ़ेगा। यहाँ पर जो वेरिएशंस हैं काफी कम देखने को मिलेंगे, क्यों? क्योंकि इट इज मॉडरेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज, जो कि अपन सेकंड वाले सेशन में पढ़ेंगे बढ़िया तरीके से। डोंट वरी अबाउट दैट। चालू है, मेरे को लगा बंद हो गया, ठीक है, चलो दोनों पढ़ेंगे। तो सी में टेम्परेचर कम होता है, लैंड में टेम्परेचर ज्यादा होता है, इनके सराउंडिंग को भी वैसे ही इन्फ्लुएंस ये लोग करते हैं। फिर आता है एयर मास और एयर करंट। एयर मास का मतलब क्या होता है? देखो, एयर का मास, गर्म हवा का मास और ठंडी हवा का मास। यदि गर्म हवा का मास, गर्म हवा किसी एरिया में चली तो उस एरिया के टेम्परेचर को गर्मा देगी। कोल्ड एयर मास मतलब ठंडी हवा किसी एरिया में चली, जैसे कहीं पर भी चली, तो उसको ठंडा कर देगी। गर्म हवा जैसे चिनूक, भाई चिनूक का काम क्या है? कहीं पर भी जाएगी 4.42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा देगी। मतलब यदि कोई 0 डिग्री सेल्सियस पर है, उधर बर्फ है, ये चली गई वहां पर, तो ये तो उसको पिघला देगी ना, इसलिए इसको स्नो हीटर कहा जाता है, ठीक है। तो ये बेसिक था जो भी मैंने बताया। अपन 3 सवाल सॉल्व करते हैं और बढ़िया लेवल का आपको कॉन्फिडेंस दिलाकर देकर जाता हूं, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला क्या है? द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज ग्रेटर इन द पैसिफिक ओशन देन दैट इन अटलांटिक ओशन, ठीक है। जो टेम्परेचर का एनुअल रेंज है वो ज्यादा कहां पर है? पैसिफिक ओशन में देन अटलांटिक ओशन। देखो मैं आपको अब आ गया सर, एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर क्या है? भाई बस तू ये समझ के टेम्परेचर, एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर मतलब कि टेम्परेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर सी। अब आप सभी को पता है, जो ओशन है, ओशन और यदि लैंड को कंपेयर करें, यहां पर होता है भाई टेम्परेचर कम और लैंड एरिया में होता है टेम्परेचर ज्यादा, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, लिसन टू मी केयरफुली एवरीवन, ठीक है। यदि यहां पर टेम्परेचर कम है तो इसी ओशन को, फॉर एग्जांपल तूने 2 ओशन है, एक बिग ओशन
और एक स्मॉल ओशन। जितना बड़ा ओशन उतना कम टेम्परेचर, क्योंकि भाई ओशन में तो टेम्परेचर कम होगा ना, और बड़ी ओशन कर दी तो, और जितना छोटा उसमें तो कम होगा मगर कम होगा। तो अब यहां पर क्या बोल रहा है, एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज ग्रेटर इन पैसिफिक ओशन। टेम्परेचर ज्यादा कहां पर होगा, पैसिफिक ओशन। भाई पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ओशन, सबसे बड़ा ओशन है। अब यदि सबसे बड़ा ओशन है तो सबसे ठंडा वही रहेगा ना। तो यहां पर क्या बोल रहा है, टेम्परेचर इज ग्रेटर इन पैसिफिक ओशन। पैसिफिक में ग्रेटर नहीं होता, कम होता है, वो सबसे बड़ा ओशन है। तो ये गलत है भाई, ये गलत है। द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज ग्रेटर इन नदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, टेम्परेचर नदर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा होता है और सदर्न में कम है। एकदम सही बात है। रीजन बताऊं आपको क्यों। ये पूरा का पूरा वर्ल्ड का मैप है भाई। आप कभी भी देखना, ऊपर जो नदर्न हेमिस्फीयर है ना, यहां पर आपको भर भर के लैंड एरिया मिलेंगे। कॉन्टिनेंट्स काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा है, बहुत ज्यादा। और यहाँ पर ओशंस आपको काफी ज्यादा देखने को मिलेंगे, वाटर ज्यादा देखने को मिलेगा। तो जहां पर लैंड एरिया ज्यादा है वहां का टेम्परेचर ज्यादा होगा ही ना होगा। तो सेकंड वाला सही है, ओनली बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली फाइन एंड फैंटास्टिक। बढ़िया सवाल था ना। दूसरा सवाल करें, बिल्कुल करो। नॉर्मली द टेम्परेचर डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस। नॉर्मली जो है वो टेम्परेचर डिक्रीज होता है विद इंक्रीज इन हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस से जब ऊपर जाते हैं तो हाइट बढ़ी तो टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है। बिकॉज द टेम्परेचर कैन बी हीटेड अपवर्ड्स ओनली फ्रॉम द अर्थ सरफेस। सही है यार। जो एटमॉस्फेयर है, द एटमॉस्फेयर कैन बी हीटेड, मतलब ऊपर का एटमॉस्फेयर जो हीट किया जा सकता है वो सिर्फ अर्थ के सरफेस से ही हीट किया जा सकता है ना। अब अर्थ के सरफेस से आप जितनी दूरी बनाओगे, जितनी दूरी बनाओगे तो आपका टेम्परेचर तो डिक्रीज होगा ही होगा। पहला वाला सही है। देयर इज मोर मॉइस्चर इन द अपर एटमॉस्फेयर। भाई अपर एटमॉस्फेयर मतलब कि ये अर्थ है, लोअर ये है, और अपर ये ऊपर वाला। अपर ज्यादा है भाई। जितना भी मॉइस्चर, जो भी नमी, ह्यूमिडिटी, फॉग, जितनी भी चीजें हैं वो लोअर एटमॉस्फेयर में है। ये सेकंड वाला गलत है। द एयर इज लेस डेंस इन द अपर एटमॉस्फेयर। ये बिल्कुल सही लिखा है। हवा कम डेंस है अपर एटमॉस्फेयर में। जो लोअर एटमॉस्फेयर है ना उसमें ज्यादा डेंस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डस्ट पार्टिकल और वाटर वेपर ज्यादा होता है। तो ये एकदम सही है। तो कितनी 1 and 3 आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी। दिस इज द लेवल ऑफ क्वेश्चन आई एम प्रोवाइडिंग यू। ठीक है, बढ़िया सवाल था ना। चलो आगे बढ़ते हैं। सो ये वाला क्वेश्चन छोड़ो, यू शुड नॉट गो फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, नीड नहीं है। हैव अ लुक ओवर एन इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। ठीक है, ये कुछ फैक्ट्स हैं, इनको दिमाग में रखो अपने। क्या क्या बोल रहे हैं कि द हाइएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड एट अल अजीजिया लिबिया। ठीक है, द कोल्डेस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड एट वर्कोयांस्क रशिया। आइसोथर्म मतलब देखो, एक ऐसी इमेजिनरी लाइन जो कि उन एरिया को ज्वाइन कर रही है जिनका सेम टेम्परेचर है, उसको बोलते हैं आइसोथर्म। एक ऐसी इमेजिनरी लाइन जो कि उन एरिया को ज्वाइन कर रही है जिनका सेम प्रेशर है, इसको आइसोबार। सेम सैलिनिटी वाले एरिया को आइसोहेलाइन, सेम रेनफॉल वाले एरिया को आइसोहाइट। याद कर लेना, ठीक है, दिमाग में अपने रख लेना। कितना घंटा हो गया सेशन को? 1 घंटा 13 मिनट, कोई बात नहीं। चलो, टाइम टू डिकोड 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिगार्डिंग ट्रोपोस्फियर। ठीक है, पढ़ाऊंगा तो मैं पूरा, भले टाइम ज्यादा हो रहा है, सेशन थोड़ा अपना बड़ा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस 20 मिनट और है, 20 मिनट में अपन सेशन खत्म कर देंगे। ठीक है, 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ट्रोपोस्फियर के रिगार्डिंग। पहला क्या है कि जो ट्रोपोस्फियर की हाइट है ना, इट इज मोर नियर द इक्वेटर एंड लेस नियर द पोल। यहाँ पर भाई 18 किलोमीटर है यहाँ पर, और यहाँ पर सिर्फ 8 किलोमीटर है, यहाँ पर 8 किलोमीटर है। ऐसा क्यों है? पहली चीज पता क्या है? पहली चीज याद रखना, ये जो इक्वेटर है, ठीक है, इक्वेटर, यहाँ पर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है, ये पार्टिकल्स भाई, ये पार्टिकल्स हैं गर्म, इनको मिल रही है हीट। तो ये जितने भी हीटेड पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जितने भी हीटेड पार्टिकल्स हैं, दीपांशु भाई ये वाला फैन चालू कर देना। तो जितने भी हीटेड पार्टिकल्स हैं, ये क्या करता है पता है? गर्म पार्टिकल्स में होती है एनर्जी, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे। ठीक है, ये एक्सटेंड होते हैं, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे। समझना ध्यान से, ये बेस है सारी चीजों का, ध्यान से समझना। गर्म पार्टिकल में होती है एनर्जी, और गर्म पार्टिकल क्या करते हैं? गर्म पार्टिकल अपनी जगह से आगे स्ट्रेच होते हैं, फॉरवर्ड होते हैं, बिकॉज दे डू हैव एनर्जी। तो इक्वेटर के पास हीट ज्यादा है, ये क्या कर गए? आगे के डायरेक्शन में उसको स्ट्रेच कर गए, तो पूरी लेयर आगे चली गई। दूसरी चीज, सेकंड, जो पोल्स है, यहां पर जो पार्टिकल प्रेजेंट है, ये जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है ना, दूसरा, जो पोल्स पर पार्टिकल्स प्रेजेंट है ना,
ये होते हैं कोल्ड, और कोल्ड पार्टिकल्स क्या करते हैं, डिसेंड करते हैं। डिसेंड करना मतलब कि सिंक करना, नीचे दबना, इसलिए ये लेयर दबी है। तीसरा बताऊं, तीसरा होता है ग्रेविटी। ग्रेविटी आप एक बार बताओ, ग्रेविटी कहां पर ज्यादा है, ज्यादा कहां पर है, पोल्स पर ज्यादा है। तो जितनी ज्यादा ग्रेविटी उतने पार्टिकल्स अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो ये जितने पार्टिकल्स अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हैं। चौथा है कोरियोल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पता क्या होता है, एक ऐसा फोर्स जो कि चीजों को दूर फेंकता है, और ये इक्वेटर पर ज्यादा होता है। तो अब फाइनली कम टू द कंक्लूजन, इक्वेटर पर मोर हीट, सेल्स विल मूव फॉरवर्ड, विल पेनिट्रेट द ट्रोपोस्फियर। दूसरा होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एक ऐसा फोर्स दैट मूव्स द बॉडी अवे फ्रॉम द मोशन, ठीक है, अवे ड्यूरिंग द मोशन। इक्वेटर के पास ज्यादा होता है तो उसने पार्टिकल को दूर कर दिया। लेस ग्रेविटी नियर द इक्वेटर एंड मोर नियर द पोल, तो कम ग्रेविटी है पोल्स के पास, तो जो पार्टिकल्स है वो दूर चले गए। पोल्स के पास कम सैटेलाइट आती है तो पार्टिकल्स ठंडे डिसेंड करेंगे, डेंस्ड हैं ये पार्टिकल। दूसरा क्या है कि जो हाइट है ट्रोपोस्फियर की वो सीजनली चेंज करती है। यार क्यों क्यों चेंज करेगी, मैं आपको रीजन बताऊं। यार समर के टाइम पर आप सभी को पता है सन इज वर्टिकली ओवरहेड एट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो सन की हीट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास पड़ेगी, सन की हीट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास पड़ेगी, तो भाई हीट पड़ेगी तो पार्टिकल्स आगे बढ़ेंगे, तो कैंसर वाला जो एरिया है वो वाले पार्टिकल्स आगे बढ़ जाएंगे, तो ट्रोपोस्फियर की लेयर वहां पर आगे बढ़ जाएगी। अब जो विंटर में क्या होगा, सन इज वर्टिकली ओवरहेड एट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो वही है भाई, वेयर द सनलाइट इज फॉलन पार्टिकल्स विल मूव फॉरवर्ड, जहां पर सनलाइट गिरेगी तेरे पार्टिकल्स आगे बढ़ जाएंगी, बात खत्म, ठीक है। तो यहां पर क्वेश्चन क्या है, द थिकनेस ऑफ द एटमॉस्फेयर इज मैक्सिमम अबव इक्वेटर, क्या इक्वेटर के पास मैक्सिमम होती है, बिल्कुल है भाई, इट इज मोर नियर द इक्वेटर एंड लेस नियर द पोल, ठीक है। हाई इंसुलेशन एंड इंटेंस कन्वेक्शन करंट फ्लो ओवर द इक्वेटर, बिल्कुल सही बात है भाई, ज्यादा इंसुलेशन और इंटेंस कन्वेक्टिव करंट की वजह से ये सब हो रहा है, ठीक है, गर्मी ज्यादा है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आगे बढ़े, हाँ जी सर। फाइनली कम टू द टॉपिक एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है भाई, ये एयर है, ठीक है, ये एयर है, एयर के पार्टिकल्स है, ये पूरे के पूरे इतने भर भर के ये जितना भी है ना, आप देखो ये, अरे यहां हो गए, है ना। अब आप देखो ये जितने भी पार्टिकल्स है ना, ये क्या करते हैं, अर्थ के ऊपर प्रेशर लगाएंगे ना, बिल्कुल प्रेशर लगाएंगे। अपन यहां पर एक कॉलम बना लें, बिल्कुल सर ये कॉलम बना लिया, तो इस कॉलम में जितनी एयर है वो अर्थ के ऊपर कितना प्रेशर लगा रही है, कितना वेट एक्सर्ट कर रही है, दिस इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द प्रेशर रेफर्स, आप पहली बात तो प्रेशर क्या होता है, ठीक है, प्रेशर क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, ठीक है, जिसकी यूनिट पास्कल होती है। अब यहां पर द कॉलम ऑफ एयर एक्सर्ट द वेट इन यूनिट एरिया इन टर्म्स ऑफ प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है, मतलब कि जो एयर का जो कॉलम है अर्थ के सरफेस के ऊपर जो वेट एक्सर्ट कर रहा है उसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कुछ इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, डायरेक्ट सवाल आएगा। द यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मिलीबार, ठीक है, मिलीबार है, एमबी मिलीबार। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करा जाता है, दैट इज बैरोमीटर, ठीक है, जो सी लेवल पर द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ बॉडी बाय एटमॉस्फेयर एट सी लेवल पर एटमॉस्फेयर के द्वारा कितना प्रेशर एक्सर्ट करा जाता है एक बॉडी के ऊपर, 1013 मिलीबार, 1013 मिलीबार का। डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा, पहले भी पूछा हुआ है, अभी पीवाईक्यू बता दूंगा आपसे। द रेट ऑफ चेंज ऑफ, अब देखो, अब यहां पर फॉर एग्जांपल यहां पर प्रेशर है 1300 मिलीबार का, ठीक है, और यहां पर प्रेशर है भाई 900 मिलीबार का, ठीक है, 900 मिलीबार का। सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसकी वजह से जो ग्रेडियंट बन रहा है, मतलब जो स्लोप बन रहा है, इसको कहा जाता है प्रेशर ग्रेडियंट। मतलब कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिटवीन 2 पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर ग्रेडियंट। लाइन ज्वाइनिंग द एरिया हैविंग सेम प्रेशर, अभी बताया, उनको आइसोबार बोलते हैं। जितने भी पीले कलर से लिखे हुए हैं ना, ये सारे के सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कुछ इस तरीके से आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करके लिख सकते हो, ठीक है। चलो, यहाँ पर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यूजुअल यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर एयर प्रेशर यूज्ड इन इंडिया, मिलीबार। ड्यू टू विच मीटियोरोलॉजिकल फैक्टर डज द एयर प्रेशर चेंज, किस फैक्टर की वजह से जो एयर का प्रेशर है वो चेंज होता है, किस फैक्टर की वजह से एयर का प्रेशर चेंज होता है, मेरे को बताओ। मैं बताऊं किस फैक्टर की वजह से चेंज होता है एयर का प्रेशर, ना रेनफॉल, ना ह्यूमिडिटी, ना विंड, वो होता है टेम्परेचर की वजह से। कैसे सर, कैसे, यही तो आगे पढ़ना है, यही आगे पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है विच इज नॉट ट्रू, टेम्परेचर ऑफ एयर इंक्रीजेस
प्रेशर ऑफ एयर डिक्रीजेस। हाँ ये सही है, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा। कैसे? हाउ? दिस इज द लास्ट पढ़ाओ। ठीक है, अब पढ़ने वाले हैं प्रेशर बेल्ट। ठीक है, अब पढ़ेंगे प्रेशर बेल्ट। वी विद द डैम मोटिवेशन इन योर माइंड गाइस। ठीक है, ट्राई टू हैव द लाइटनिंग एंड थंडरिंग इन योर आईज एंड इन योर माइंड टू। आई वॉन्ट दी टॉप मोस्ट अटेंटिवनेस फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, आप चाहो तो अभी ब्रेक ले लो, सेशन 5 मिनट के लिए छोड़ दो, मगर नाउ वी आर गोइंग टू क्लाइंब द लेडर्स फॉर प्रेशर बेल्ट। दिस इज द एंड ऑफ द सेशन। ठीक है, गाना सुना होगा ना, दिस इज द एंड, होल्ड योर ब्रेथ एंड काउंट टू 10। सुना होगा आपने। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। आपने एक आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी होगी, PV इज इक्वल टू nRT, जिसमें P फॉर प्रेशर और T फॉर टेम्परेचर, जिसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मगर ये ज्योग्राफी में फॉलो नहीं करेगा। यहाँ पर पता क्या है, टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा। टेम्परेचर बढ़ो तो प्रेशर कम होगा, टेम्परेचर कम करा तो प्रेशर बढ़ा। कैसे? मैं आपको बताऊं, देखो भाई, आपने क्या करा, आपने एक पर्टिकुलर एरिया का टेम्परेचर बढ़ा दिया। आपने कोई भी, जैसे यहाँ पर ये पार्टिकल्स प्रेजेंट है, ठीक है, ये पार्टिकल्स प्रेजेंट है इतने एरिया में, आपने क्या करा, इधर हीट दी, इसका क्या बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा दिया भाई। तो ये जो पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम हियर टू देयर। ठीक है, ये यहाँ पर इकट्ठे होने लग जाएंगे भाई। ठीक है, ये यहाँ से छूटेंगे, ठीक है, ये यहाँ पर छूटेंगे और सारे जाकर इवेंचुअली इकट्ठे यहाँ हो जाएंगे। तो आप एक बात बताओ, अब यहाँ पर तो प्रेशर कम हो गया ना, प्रेशर ज़्यादा यहाँ पर हो गया और प्रेशर कम यहाँ हो गया। क्यों हुआ पता? कम क्यों हुआ? कि यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ा था। यही बात तो मैं तेरे से बोल रहा हूँ, यही बात तो बोला, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रेशर कम होगा। डायरेक्टली मैंने नहीं बताया। तो कोई भी एरिया का टेम्परेचर बढ़ाओगे, पार्टिकल स्टार्ट मूविंग फॉरवर्ड और अपवर्ड, मतलब कि उस एरिया में पार्टिकल्स, क्योंकि वो तो पार्टिकल्स तो ऊपर चले गए, उस एरिया में कम पार्टिकल्स बचेंगे, जिसकी वजह से लो प्रेशर रहे, जिसकी वजह से लो प्रेशर रहे। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, टेम्परेचर, यदि आपने किसी एरिया का टेम्परेचर कम कर दिया तो अब पार्टिकल्स क्या हो गए भाई, ठंडे हो गए। अब ठंडे पार्टिकल क्या करते हैं, सिंक करते हैं, डिसेंड करते हैं। तो जब दबेंगे तो उस पर्टिकुलर एरिया में मोर पार्टिकल्स विल कम, जिसकी वजह से हाई प्रेशर होगा। तो ये जो आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं हाई प्रेशर, और जो कम दिख रहा है इसको बोलते हैं लो प्रेशर। एंड द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड विंड, एंड विंड ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक है, मजा आ गया। विंड ऑलवेज ब्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। दिस इज कॉल्ड द पावर ऑफ कंसेप्ट। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द पावर ऑफ कंसेप्ट दैट यू गाइस आर हैविंग। अब आपने दिमाग में आया, यार आई ट्राई टू वॉक इन अ स्ट्रेट लाइन नियर इक्वेटर, बट कोरियोलिस फोर्स ने बोला कि चल तेरी जर्नी में कुछ ट्विस्ट लेकर आते हैं। ऐसा क्यों यार, हरिकेन्स क्यों नहीं आते इक्वेटर के ऊपर? बिकॉज कोरियोलिस फोर्स बोलते हैं कि भाई तुम यहाँ से नहीं जा सकते हो। ऐसा क्या है कोरियोलिस फोर्स में, मैं आपको बताऊं। कोरियोलिस फोर्स एक ऐसा फोर्स है जेंटलमैन, ठीक है, एक ऐसा फोर्स है यार, बढ़िया मज़ा आ रहा है ना पढ़ने में। मैं तुमको क्या सुनाऊं जिससे तुमको मज़ा आ जाए। क्या सुनाऊं, याद नहीं आ रहा है यार। चलो आगे बढ़ो, अभी तो गला ठीक नहीं है, गाना भी नहीं सुना सकते। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द रोटेशन ऑफ द अर्थ, मतलब अर्थ के रोटेशन की वजह, मतलब अर्थ जो रोटेट कर रही है ना, एक फोर्स जनरेट करती है जिसको बोलते हैं कोरियोलिस फोर्स। और ये जो कोरियोलिस फोर्स है ना, इट्स अ डिफ्लेक्टिंग फोर्स, एक डिफ्लेक्टिंग फोर्स है ये। ठीक है, एक ऐसा डिफ्लेक्टिंग फोर्स है कि कोरियोलिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ लैटिट्यूड, मतलब ये चीज को डिफ्लेक्ट करता है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ लैटिट्यूड, मतलब कि जितना ज्यादा लैटिट्यूड उतना ही ज्यादा कोरियोलिस फोर्स, मतलब कि 90 डिग्री मतलब सबसे ज्यादा लैटिट्यूड, 0 डिग्री मतलब सबसे कम लैटिट्यूड, 0 डिग्री मतलब इक्वेटर, मतलब इक्वेटर पे तो नो कोरियोलिस फोर्स, और नो कोरियोलिस फोर्स मतलब कि वहां पर कोरियोलिस फोर्स एब्सेंट है। तो कोरियोलिस फोर्स इज एब्सेंट एट द इक्वेटर एंड मैक्सिमम एट द पोल्स। ठीक है, तो वहां पर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा। कोरियोलिस फोर्स का काम क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। ये है भाई सितारा और ये है उसकी चांद। ठीक है भाई, तो सितारा भाई ने क्या सोचा, सितारा भाई लिख देते हैं, सितारा भाई, और ये कौन है, चांद दीदी। ठीक है, चांद जी कर दे रहे हैं भाई, दीदी चांद जी। ठीक है, इन्होंने सोचा कि मैं इनको
एक गिफ्ट देता हूँ, ठीक है, ऊपर मैं गिफ्ट फेंक देता हूँ, ठीक है, इन्होंने फेंका ऊपर गिफ्ट, ऐसा है, इनको ऐसा लगा कि ये जाएगा किसके पास, चांद जी के पास, ठीक है, मगर वो ऐसा रिटर्न हो गया, वो डिफ्लेक्ट हो गया राइट हैंड साइड। क्यों पता? ये सितारा भाई रहते थे नदर्न हेमिस्फीयर में और कोरियोलिस फोर्स ने राइट हैंड साइड में उस चीज़ को डिफ्लेक्ट कर दी। तो याद रखना, नदर्न हेमिस्फीयर में कोरियोलिस फोर्स विंड को राइट वर्ड साइड डिफ्लेक्ट करता है और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट वर्ड साइड, बस, ठीक है। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, जो कोरियोलिस फोर्स है, दिस इज द फोर्स exerted by the rotation of the earth. Coriolis force is directly proportional to the angle of latitude and this is the intro of Coriolis force. बस अभी क्या याद करना मैं बताऊं, कोरियोलिस फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो कि चीजों को डिफ्लेक्ट करता है, बस विंड्स को डिफ्लेक्ट करता है एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में, और कुछ नहीं, ठीक है। अब फाइनल आता है प्रेशर बेल्ट, ठीक है। प्रेशर बेल्ट क्या होता है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, लिसन टू मी केयरफुली ईच एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ माइन, ठीक है। आखिरी है, बढ़िया से फिनिशिंग टेस्ट देकर जाऊंगा मैं। यहां पर है सन की आ रही है रेडिएशन, अरे शायरी बन गई भाई, यहां पर है सन की आ रही है रेडिएशन, राइट, ठीक है। अब यहां पर मेरी बात सुनो ध्यान से, लिसन टू मी केयरफुली। आप कॉमन सेंस लगाओ, सन की रेडिएशन यहां पर पड़ी, तो यहां पर जितने भी पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स क्या हो गए भाई, गर्म हो गए। और आप सभी को पता है गर्म पार्टिकल क्या करते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं। बिल्कुल सर, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे, बिल्कुल मूव करेंगे, ठीक है, बिल्कुल मूव करेंगे। मगर आप एक बात मेरे को बताओ भाई, ये जो गर्म पार्टिकल है, मैं लिख रहा हूँ, ये जो गर्म पार्टिकल है, ये जाते जा रहे हैं भाई, मगर जाते जा रहे हैं तो कभी ना कभी तो इनकी एनर्जी खत्म होगी। आप एक बात बताओ, ये जा कहाँ रहे हैं, ट्रोपोस्फियर में जा रहे हैं ना, ये तो पूरा ट्रोपोस्फियर है, और ट्रोपोस्फियर में हाइट के बढ़ने से टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। तो ये तो अपनी हाइट ऐसे करके बढ़ा रहा है ना, ये एटमॉस्फेयर के लिए सिर तो ऊपर ये है, हाइट बढ़ा रहा है तो टेम्परेचर कम हो रहा है। तो अब ऐसे करके जब वो ट्रोपोपॉज पर पहुंचेगा, उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा एंड इट विल स्टॉप, वो रुक जाए। अब क्या करेगा, अब रुक गया, अब क्या करेगा, अब वो करेगा डिफ्लेक्ट, इधर और इधर सेटल होने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब वो सेटल होने की इधर उधर कोशिश करेगा। ध्यान से समझना, जो बता रहा हूं वैसे ही याद करना है। ये इधर आया, अब वो इधर सेटल होने की कोशिश करा और इधर सेटल होने की कोशिश करा। अब भाई आप एक बात बताओ, यहां पर जो आपको ये दिख रही है ना, ये वाला एरिया, ये पता क्या है, ये है ट्रोपोपॉज। पहले लिख दूं मैं यहाँ पर ताकि आपको क्लैरिटी मिले। दिस इज ट्रोपोपॉज, ठंडा वाला एरिया। तो क्या ठंडे पार्टिकल, आप एक बात बताओ, डिसेंड करते हैं आप, तो पार्टिकल ऊपर आए, ठंडे हो गए, तब ये ठंडा पार्टिकल क्या करेगा, ये नीचे जाएगा। बिल्कुल सर, ये नीचे जाएगा। अब नीचे जाकर कभी भी पार्टिकल्स जाते हैं ना, तो नीचे जाकर फैलते हैं। तो ये ऐसे करके ऐसा फैला, ये इधर फैला और ये इधर फैला, बस। सर समझ में नहीं आया, दोबारा बताऊं, सब हटा दो, दोबारा बताऊं, मैं दोबारा बताऊंगा, क्योंकि मेरे को पता है यही चीज इंपॉर्टेंट है भाई। पार्टिकल है, सन की रेज पड़ी यहाँ पर, ठीक है, डायरेक्टली सन की रेज पड़ी, पार्टिकल्स गर्म हुए, पार्टिकल्स ऊपर धीरे धीरे ऊपर आने लगे। भाई ट्रोपोस्फियर है, हाइट के बढ़ने से टेम्परेचर कम होता है। अब आप रुक जाओ, क्योंकि आपका टेम्परेचर बहुत कम हो गया, ठंडे हो गए हो आप, तो अब ठंडे हो गए तो ये एडजस्ट होने की कोशिश करेगा। मगर ठंडा पार्टिकल क्या एडजस्ट हो पाएगा, नहीं। ठंडा पार्टिकल क्या होता है, डिसेंड करता है। तो ठंडा पार्टिकल चला गया नीचे, विद वैलिड रीजन बता रहा हूँ आपको, ठंडा पार्टिकल नीचे चला गया। अब नीचे जाने के बाद जो है ये फैलते हैं, ये ऐसे फैल गए, ये ऐसे फैल गए, ये ऐसे फैल गए। अब आप सभी को पता है, जो ऊपर आपको दिख रहा है यह है पोलर रीजन, ठीक है, यह पोलर रीजन। अब यहाँ से ये क्या है, पोलर। अब पोलर रीजन कैसा होता है, ठंडा, ये होता है ठंडा। अब ये कोई ऐसे ऊपर तो उठ नहीं सकता है, बिल्कुल भी नहीं उठ सकता भाई, ये डिसेंड करेगा। तो डिसेंड करते हैं तो आप सभी को पता है, जैसे ये फैला है ना, ऊपर से नीचे आकर दोनों तरफ फैला, वैसे करके ये भी फैलेगा। तो ये क्या हुआ, ये ऐसे करके ये फैला, ये दोनों आकर फैले, ठीक है। अब आपस में ये ऊपर उठेंगे, एक यहाँ और एक यहाँ, ठीक है। सेम चीज यहाँ पर होगी, ये आया यहाँ, आपस में ये ऊपर उठे, एक यहाँ और एक यहाँ। अब यहाँ पर बना हेडले, यहाँ पर बना फेरल और यहाँ पर बना पोलर, हेडले फेरल पोलर, ठीक है। ये सेल्स बने। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, लिसन टू मी केयरफुली। अब फाइनल बात क्या आती है, ये जो जगह है, यहां से पार्टिकल्स क्या थे, ऊपर चले गए थे,
ये पार्टिकल्स ऊपर गए थे ना, ये यहाँ पर, ये ऊपर, तो यहाँ पर प्रेशर जो बनेगा वो कैसा होगा, लो। ठीक है, क्योंकि पार्टिकल्स तो ऊपर चले गए। ये वाली जो जगह दिख रही है आपको, ये वाली 30 डिग्री से 35 डिग्री नॉर्थ, जो पार्टिकल्स नीचे आए, आपको दिख रहा है पार्टिकल्स यहाँ पर आए तो ये बन गया आई। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये वाला, यहाँ पर पार्टिकल्स ऊपर गए, तो वो छोड़ो, आप ये देखो ये ठंडा है, तो ठंडे में तो आप सभी को पता है कैसा प्रेशर होता है, प्रेशर हाई। हाई, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा लो। ठीक है, सेम यहाँ पर, सेम केस नीचे, यहाँ, यहाँ और यहाँ, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हाई, और ये हो जाएगा लो, और ये हो जाएगा हाई। ठीक है, आप बस ऊपर का पढ़ो, नीचे ऑटोमेटिक हो जाएगा। और ये पूरा सेल बन गया, आप देखो ऐसा करके, ऐसा करके ये प्रेशर बेल्ट बना दिया आपने। पता है ये जो प्रेशर बेल्ट है ना, इसको क्या बोलोगे आप, इक्वेटोरियल लो। इसको पता क्या बोलोगे, सब ट्रॉपिकल हाई, और ये बोलोगे पोलार ऊपर, और पोलार के नीचे वाला सब पोलार। बात खत्म भाई, सब 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 बन गया। ठीक है, तो आखिरी बार बनाकर बता रहा हूं तुम्हारे लिए, पार्टिकल्स को हीट मिली, ऊपर गए, अब ऊपर तो जाएंगे नहीं, सेटल होने की कोशिश करेंगे, मगर ठंडे पार्टिकल्स सेटल नहीं होंगे, इसलिए नीचे गए। अब कभी भी पार्टिकल्स नीचे आते हैं तो नीचे जाकर क्या करते हैं, फैल जाते हैं। ये फैल गए, ये इधर जाकर, ये इधर जाकर। अब ये ठंडे पार्टिकल्स हैं तो ये आपस में आकर फैले, ये ऊपर गए, ये इधर और ये इधर, ये इधर से इधर आया, ये इधर और ये इधर और ये इधर। ठीक है, यहाँ पर पार्टिकल ऊपर गए तो यहाँ पर लो, कौन सा, इक्वेटोरियल लो। कहाँ से, 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ। अब 30 से 35 डिग्री के बीच में यहाँ पर क्या हो जाएगा, सब ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल हाई। ठीक है, अब 60 से 65 डिग्री तक क्या हो जाएगा, 60 से 65 सब पोलार लो, और यहाँ पर क्या हो जाएगा हाई। हाई लो करके याद भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर है, ये फाइनल है। समझ में आया सभी को, कुछ सवाल करें। 60 से 65 डिग्री लैटिट्यूड्स इन बोथ दी हेमिस्फीयर हैव लो प्रेशर बेल्ट इंस्टीड ऑफ हाई। तो आप देखो 60 से 65 डिग्री यहाँ पर लो है, बिल्कुल है सर, है ना, बिल्कुल लो है। तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे, दे हैव लो प्रेशर बेल्ट, सही है। लो प्रेशर एरिया आर स्टेबल ओवर ओशन। भाई यार आप एक बताओ, लो प्रेशर, लो प्रेशर मतलब हाई टेम्परेचर। ठीक है, और बोल रहा है लो प्रेशर आर मोर स्टेबल एट ओशन। तो क्या ओशन के पास हाई टेम्परेचर होता है क्या, नहीं भाई, ए इज ट्रू आर इज फॉल्स। बढ़िया सवाल था ना। Either of the two belts over the ocean at about 30 to 35 north and south latitude is known as horse latitude। याद रखना मेरी बात सुनो, ये जो दो लैटिट्यूड है ना, मतलब 30 से 35 डिग्री वाले, इनको कहा जाता है हॉर्स लैटिट्यूड। ठीक है, दे आर कॉल्ड हॉर्स लैटिट्यूड। पहले के ज़माने में क्या होता था, जब बड़े बड़े मर्चेंट ना बिजनेस ट्रेड करने जाते थे, तो यहाँ पर क्या करते थे, इस लैटिट्यूड पर जो ओशंस हैं, यहाँ पर क्या करते थे, हॉर्स को नीचे उतार देते थे। ठीक है, हॉर्स को नीचे ओशन में उतार दिया करते थे, और वो शिप तैरते चली जाती थी, इसलिए इसको हॉर्स लैटिट्यूड कहा जाता है। हॉर्स लैटिट्यूड्स आर लो प्रेशर बेल्ट। क्या लो प्रेशर बेल्ट है भाई, आपने पढ़ता इक्वेटोरियल लो, इक्वेटोरियल लो पढ़ा था ना, और उसके ऊपर सब ट्रॉपिकल आएगा, तो सब ट्रॉपिकल हाई होगा, तो ये लो तो है नहीं, ओनली वन इज करेक्ट। ठीक है, क्लियर है। अब लिखा है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, तो यहाँ पर तो भाई सनलाइट एकदम परपेंडिकुलरली पड़ती है, तभी तो पार्टिकल ऊपर जाते हैं। तो इन दिस एरिया रेज ऑफ द सन फॉल मोस्टली परपेंडिकुलर, मतलब ए का 3, तो ए का 3 मतलब ये ऑप्शन नंबर सी, बस ये आ गया एलिमिनेट करके। अब क्या बोल रहा है, बी का 4 मतलब मिड लैटिट्यूड, ये मिड लैटिट्यूड हाई प्रेशर, मतलब ये कहाँ पर होता है, 25 से 35 डिग्री, बिल्कुल सही है। डी का 1 मतलब पोलर हाई प्रेशर, तो यहाँ पर क्या है, एयर इन दिस रीजन गेट पुश्ड अपवर्ड ड्यू टू फ्रिक्शन। ठीक है, डी का 1 नहीं, डी का 2 भाई। यहाँ पर क्या बोल रहा है, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट टेम्परेचर इज बिलो 0 डिग्री थ्रू आउट द ईयर। सही है, पोलर के पास तो टेम्परेचर 0 डिग्री से कम रहेगा ना। एक बात मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, एक तो हॉर्स लैटिट्यूड हुआ, और ये जो रीजन है ना, इसको हम लोग बोलते हैं डोल्ड्रम, दिस इज कॉल्ड डोल्ड्रम्स। ठीक है, आगे चल के इसको ITCZ भी पढ़ेंगे, जब नेक्स्ट सेशन में विंड पढ़ेंगे ना, इसको बोलते हैं डोल्ड्रम। तो क्वेश्चन आया, वेयर इज द डोल्ड्रम बेल्ट लोकेटेड, तो आप क्या बोलोगे, नियर द इक्वेटर, इक्वेटर के पास सिचुएटेड है। PY क्यों करें, यहाँ पर क्वेश्चन है। अब अच्छा यार, ये विंड्स हैं, विंड्स आ गई, ठीक है,
तो विंड्स तो अपन नेक्स्ट सेशन में देखेंगे यार, ठीक है। विंड्स जो हैं, जितनी भी विंड्स हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे, डोंट वरी। तो अभी तक ऐसा ही है, ठीक है। सारी चीज़ें मैंने आपको बढ़िया तरीके से बता दी। आई होप प्रेशर बेल्ट वगैरह सब क्लियर हो गए होंगे, तरीका आपको समझ में आ गया होगा। ऊपर, इधर, इधर। और एक ट्रिक आप ऐसे भी याद कर सकते हो, जैसे इक्वेटोरियल क्या हो गया, लो हो गया, उसके ऊपर हाई, फिर लो, फिर हाई, ये बन गया। ये कितना हो गया, ये 0 डिग्री, ये 30 से 35 डिग्री, ये सॉरी 0 डिग्री नहीं, ये 5 से 5 डिग्री, ये 60 से 65 डिग्री, और ये 90 डिग्री। बात खत्म, ठीक है। स्टूडेंट मैन, मज़ा आया आप सभी को पढ़ाकर। आप बताना मेरे को कमेंट करके सेशन कैसा लगा। इट वॉज नाइस एंड इनक्रेडिबल सेशन फॉर ऑल ऑफ यू गाइस, ठीक है। मज़ा आ गया यार, थैंक यू एवरीवन। मेरा गला मतलब एकदम बैठ चुका है अभी, ऊपर से थोड़ा थ्रोट में प्रॉब्लम थी। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।